चलिए, मार्केट एकदम स्टक। एक फेविकॉल का एक अच्छा एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है आज का मार्केट। एक रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और एक चीज़ अच्छी है कि भले ही ज़्यादा मार्केट चल ना रहा हो लेकिन ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है। तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दोनों को डिफेंड कर रहा है। जो हमने सुबह भी लेवल्स डिस्कस किए थे, दोनों को ब्यूटीफुली मार्केट अभी के लिए रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन वीरू, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया। अब तक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया और ब्रेथ भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का हाई फिर वही 45,100, ये थोड़ा सा तोड़ने में टाइम लगेगा। वीरू जी हाँ, अभी भी अगर आप देखिए बाजार उस रेंज में अनुज जो सुबह डिस्कस हमने की थी। बट अनुज, आज जिस चीज़ ने बाजार का सहयोग दिया, जो बेनिफिट साइड पे खड़ी थी, जो पॉजिटिव साइड पे खड़ी थी, कि बैंक निफ्टी जो कोलैप्स नहीं हुआ थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स, थैंक्स टू एसबीआई, जिसने पूर्ण निरमा की ट्रैजेक्टरी को मोर और लेस होल्ड करके रखा। मतलब इस रेंज का बाइसेक्ट होने के चांसेस लग क्या रहे हैं? क्लोजिंग में अप्रोच यही रहेगी, आपको लगता है कि और क्या रहेगी? और क्या अभी भी इंडेक्स इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है? फिर देखिए, आज मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। और मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि शायद और कल भी मार्केट रेंज में रहे। वो पॉलिसी से पहले मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव लेने के मूड में है नहीं। निफ्टी ने आज 100 पॉइंट की रेंज है बेसिकली, ठीक है ना। 100 पॉइंट की निफ्टी में रेंज है आज। और आज आप आज के लो और हाई के सिग्निफिकेंस समझिए। आज का लो है 19,534 और आज का हाई है 19,633। मतलब मोर और लेस ये लेवल्स हैं। और जो हमारी कमेंट्री थी उसमें भी सुबह यही डिस्कस हुआ था कि ये 19,538 मेंशन था, वो लेवल 19,533 पर आ गए बेसिकली। तो एग्जैक्ट वही सपोर्ट लेवल जो सुबह डिस्कस हुआ था। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है वो। और आज का जो हाई है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,620 से थोड़ा सा ऊपर, बस 14 पॉइंट ऊपर। तो उस रेंज को मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड तक तो हम गए ही नहीं, फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट में ही घूम गए। मतलब बहुत छोटी रेंज है ये रेंज जिस तरीके से लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, 3-4 कॉन्ट्रैक्टिंग दिन के बाद मार्केट में एक बड़ा एक्सपेंशन में लग रहा है पॉसिबल है। अभी के लिए आपको इस रेंज को रिस्पेक्ट करना होगा। जितना करीब 19,630 के आप बेचें, जितना करीब 19,530 के आप खरीदें, वो ट्रेड आपके लिए एकदम ठीक रहेगी। एक बार 19,680 के ऊपर निकल गए तो मेरे ख्याल से बड़ा एक्सपेंशन शुरू होगा, या फिर 19,500 के नीचे अगर आप चले गए। तो अब ये दो लेवल्स हैं, तो आपको इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। और जिस भी साइड में अब ये रेंज टूटेगी, 19,680 के ऊपर या 19,500 के नीचे, वहां बड़ा मूव मिलेगा। और इसका पूरा दारोमदार फिर से रहेगा बैंक निफ्टी पर। आज भले ही बैंक निफ्टी चला हो, लेकिन आज तीसरे दिन रनिंग बैंक निफ्टी का जो हाई है वो सेम रहा है। और लगातार 3 दिन से बैंक निफ्टी का हाई करीब करीब सेम है। एक अच्छी चीज जो हो रही है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का हाई भले ही सेम रह रहा हो, लो रोज इंप्रूव हो रहा है बैंक निफ्टी का। परसों के मुकाबले कल का लो आपने देखा होगा मच बेटर था। आज का लो कल के लो से भी और करीब 100 पॉइंट ऊपर है। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन 45,200 निकलना पड़ेगा वीरू, उसके ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। और इसके लिए आज एक सुबह व्यू भी था कि 45,200 के ऊपर ही लॉन्ग करिएगा, उस वरना आप फंस सकते हैं। सुबह फंस गए होंगे बहुत लोग बैंक निफ्टी में ये सोचकर कि ब्रेकआउट आ रहा है और उसके बाद वो फॉलो थ्रू आया नहीं वहां पर। और नीचे 45,700 टू 45,800 सपोर्ट है। तो दो अप्रोच है, या तो आप वो ब्रेकआउट का वेट कर ले तब बाय करें, या 45,700 800 पर बाय करें और 45,100 पर या 45,050 45,100 पर प्रॉफिट बुक कर ले। वरना फिर स्टॉक पर फोकस करें। स्टॉक्स पे तो अच्छे स्विंग मिल ही रहे हैं आपको। जी हाँ, स्टॉक्स पर अच्छे स्विंग मिल ही रहे हैं। और आज सुबह फार्मा में कितने अच्छे स्विंग मिले, सिप्ला, और मुझे याद अच्छी तरीके से बायोकॉन। आज डिक्सन का ट्रेड बड़ा खूबसूरत रहा था, सुबह सुबह हमने पकड़ा था। उसके बाद आज एक लॉरस लैब का ट्रेड अच्छा था, आरईसी का ट्रेड काफ़ी अच्छा खासा था। खैर, क्लोजिंग में इन्हीं ट्रेड से फोकस करेंगे। मार्केट सभी भी रेंज में। कुछ स्टॉक्स पे आपकी जरा निगाहें ले जाता हूँ। डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है? बैंकिंग में याद रखिएगा आज एसबीआई, बंधन बैंक, कैनरा बैंक और इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक बहुत थिन, बट स्टिल लॉन्ग साइड में अगर कोई चीज विजिबल है इन डेरिवेटिव्स, दैट्स ओनली बैंकिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7%, एसबीआई कोलैप्स नहीं हुआ, थैंक गॉड। इसी ने निफ्टी बैंक को कोलैप्स होने से बचाया। बाकी बंधन बैंक में 2.25%, कैनरा बैंक 1%, आईसीआईसीआई बैंक 1%। फार्मा में बायोकॉन और सिप्ला 2.9%, 3.7% इन सिप्ला। अदर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिक्सन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। डिक्सन ने सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, इस ट्रेड को मैं चेस भी किया था। और पीआई इंडस्ट्री 16%,
मनापुरम फाइनेंस 2.9% और एक एसबीआई लाइफ, इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, करीब 9.4% बिल्डअप अनुज यहाँ दिखा गया। अनुज, आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में किनको शामिल कर रहे हैं आप आज? बिल्कुल वीरू, चलिए तो वॉल पे चलते हैं और जान लेते हैं आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे लेकर आते हैं आपके लिए स्क्रीन पर। पहले शुरुआत करेंगे तेज़ी वाले स्टॉक्स के साथ। तो तेज़ी वाले स्टॉक्स में एसबीआई लाइफ इंडेक्स का टॉप गेनर, करीब 4% ऊपर। बीएचईएल खराब नंबर्स के बावजूद ये स्टॉक चला 2.5% ऊपर। और पिरामल एंटरप्राइजेस, जहाँ पर वो बायबैक है और यहाँ पर अभी भी शायद एक आर्बिट्राज अवेलेबल है, ये ऊपर है। लॉरस लैब्स में तेज़ी है, टेक महिंद्रा में तेज़ी है। और बंधन बैंक ध्यान रखिएगा 218 219 पर हमने एक बार स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था जब रिजल्ट वाले दिन, उसके बाद से गिरा ही नहीं है स्टॉक, अब फिर वापस 2% ऊपर। अब जरा गिरने वाले स्टॉक्स देखते हैं। रैमको सीमेंट्स, साउथ बेस सीमेंट स्टॉक्स के नंबर्स, कंपनी के नंबर्स खराब रहे हैं। अंबुजा सीमेंट भी नीचे और पीबी फिनटेक नंबर्स के बाद करीब 5% गिरा ये स्टॉक। तो ये कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। गोदरेज कंज्यूमर के नंबर अच्छे थे लेकिन कमेंट्री काफ़ी वीक थी, इसके लिए स्टॉक गिरा। सीमेंस करीब 2% नीचे और एलआईसी करीब 2% नीचे। तो ये हैं आज के गिरने वाले स्टॉक्स। चलिए, कमाई का अड्डा में जो पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं विलियम और नील के मयूरेश जोशी। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान। 2:20 पर बोर्डरूम में बलरामपुर चीनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी जुड़ेंगे। 2:25 पर एसएमजी के लिए जो मारुति की डील हुई है, जो सुजुकी का प्लांट है, उस पर और डिटेल्स के लिए बात करेंगे यतिन से। 2:30 बाटा और बर्जर पेंट्स के Q1 नंबर्स के प्रीव्यू के लिए सुमित जुड़ेंगे। 2:40 पर चार का चौका लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से, प्रशांत सावंत से एफएनओ का सुपरस्टार मानस देंगे आज चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी होंगे। 2:45 पर भारत फोर्ज, आईआरसीटीसी और टाटा पावर के Q1 नंबर्स का प्रीव्यू लेकर फिर आएंगे सुमित। और 2:50 पर मार्केट बिग बॉसेस में हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयर्स पर रहेगा फोकस और 3:10 पर लेंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स। तो शुरुआत करते हैं और हमारे पैनल को जोड़ते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की बड़ी ट्रेड। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय की ट्रेड है वही जो आपने जिक्र किया उसका, वो है बंधन बैंक। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, राउंडिंग बॉटम अपने मिला है, ट्रेड कर रहा है 233 के आसपास। मुझे लगता है इसका टारगेट 240 का होना चाहिए बंधन बैंक का, स्टॉप होगा 230 का। यस, बंधन बैंक में तेजी है, मोमेंटम भी है। ये बंधन बैंक में तेजी है तो ये यहाँ पर आप बाय करिए। शिल्पा राउत को जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी? जी, मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा पीडीलाइट में। पीडीलाइट फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 2636। यहाँ पे बाय कीजिए। ये लास्ट टाइम में यहाँ पे स्टॉप लॉस 2620 का लगा है। ये टारगेट्स ऑफ 2645 टू 2660। ओके, पिडिलाइट फ्यूचर्स आपका ट्रेड होगा। एक बार पिडिलाइट स्क्रीन पे रखेंगे क्या कर रहा है, और जब भी पिडिलाइट की कोई कॉल आती होगी तो आपको जहन में एक चीज़ यही आती होगी कि एट 86 ब्रेंट क्रूड के प्राइस पे आप क्या पिडिलाइट को लेना चाहेंगे। पिडिलाइट अभी भी याद रखिएगा सिंक नहीं हुआ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगभग 2580 का वहीं से पुल बैक दे रहा है। तो शिल्पा जी ने आज उसी को एग्जैक्टली प्ले करने की कोशिश की है। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, मैक्स फाइनेंशियल पे खरीदारी करनी है। मैक्स फाइनेंशियल के अगर पैटर्न देखिए तो करीब पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 786 786 रुपए के स्टॉप लॉस से 830 रुपए के टारगेट के लिए आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 800 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 35 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मैक्स फाइनेंशियल्स एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है और आपकी स्क्रीन पे अभी चार्ट भी आएगा। 803 अबव 20 अबव 10 36 का ये का कॉल ट्रेड कर रहा है। 800 की स्ट्राइक का, इसको भी ग्रैब कर सकते हैं आप। आज याद रखिएगा वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। मेरे ख्याल से अब तक के वॉल्यूम, अभी एक सेशन का सब्सटेंशियल पार्ट बाकी है और कल के ऑलमोस्ट वॉल्यूम का लगभग 25% वॉल्यूम ज़्यादा है इस स्टॉक में। आज वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आशीष भाई जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्वेक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। अभी का कन्वेक्शन कॉल रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। स्टॉक इंट्राडे में थोड़ा चल गया है लेकिन जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, कल नंबर से पहले बहुत अच्छा
बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 17% का ओआई बिल्टअप भी स्टॉक में है, और जिस हिसाब से स्टॉक में हर इंट्राडे डिप्स पे बाइंग इमर्ज हो रही है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 3790 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें, फॉर अ टारगेट ऑफ 3920। पीआई इंडस्ट्रीज, चलिए यहाँ पर एक बाय कॉल। तो टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। कुछ देर में मयूरेश भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि फंडामेंटली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। डायरेक्टर साहब बताइएगा जब मयूरेश जुड़ें। तो अभी हैं नहीं, वो आएंगे थोड़ी देर में, तो उनसे बात करेंगे। अभी के लिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं। एसबीआई लाइफ आज इंडेक्स का टॉप गेनर, करीब करीब 4% ऊपर, और ये फ्रेश लाइफ टाइम हाई यहाँ पर एसबीआई लाइफ में 1354 रुपये। शानदार मूव रहे हैं यहाँ पर। मानस, ये लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में सबसे स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है रादर। क्या भी होगा यहाँ पर एसबीआई लाइफ में? देखिए एक्चुअली आज इंटरडे में ही एक मूव देखने को मिला, क्योंकि जब 1310 के लेवल्स ब्रीच हुए थे तब ऐसा लग रहा था कि आपको 30-40 रुपए का मूव मिलेगा, वो ऑलरेडी देखने को मिल गए। लेकिन अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए ध्यान रखिए 1345 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये काफी लंबे समय के बाद हमें इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पोटेंशियल तो अभी भी है, कभी भी कोई गिरावट मिले तो 1300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 1450 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली आपको एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकता है। ओके, एसबीआई लाइफ 1354, गजब का मूव, करीब करीब 4.5% ऊपर। वो एडिशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुए थे, और आज के वॉल्यूम्स याद रखिएगा इसके 3 फरवरी 2023 के बाद के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में। अच्छा शिल्पा जी, जरा एक बार बजाज फाइनेंस को देखिए अभी तक तो हम सभी डाउटफुल हैं कि निफ्टी का ये रेंज किस तरफ ब्रीच होगा। आई मीन 19,800 पहले दिखेगा या 19,300, बट कुछ स्टॉक्स की प्लेसमेंट देखिए जो फॉल अरेस्ट हुआ है, गिरावट थमी है, उसमें मैं जरा एक बार बजाज फाइनेंस को प्लेस करना चाहूँगा। लास्ट 3 दिन की कैंडल्स, 4 दिन की कैंडल्स स्टेबल हुई हैं, शॉक एब्जॉर्व किया है, और अब 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ यह स्टॉक, जो कि पिछले 3 सेशन का हाई ही है। आप कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे इसमें बजाज फाइनेंस में? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 7000 पे तो एक सपोर्ट है ही ऑप्शन चेन को अगर आप रीड करेंगे, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमको ऑप्शन चेन में दिखता है वो 8000 पे। तो रेंज तो बहुत ही बड़ा है एंड रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर जैसा आपने क्लियरली बताया कि एक अरेस्ट हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से वो डाउनस्लाइड जो है वो अरेस्ट हुआ है। एंड निफ्टी तो ऑफकोर्स वो डिबेट चलता ही रहेगा 19,300 के 19,800, लेकिन इसमें ये जो स्टॉक जिस तरह से एक प्लेसमेंट अभी बना रहा है, मुझे लगता है यहाँ से टारगेट्स टुवर्ड 7400 7500 आपको ये सीरीज में शायद देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 7300 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी यहाँ पे 125 रुपीज़ में चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए 85 का, और व्यू यहाँ पे सही बैठता है तो ये टारगेट्स आपको टुवर्ड्स 300 भी देखते हुए मिलेगा। ओके, बजाज फाइनेंस। अच्छा, बजाज फाइनेंस आज चल रहा है, उससे मुझे एक नेक्स्ट टॉपिक रिविजिट करने का मौका मिल रहा है, जो मैंने ओपनिंग कमेंट्री में नहीं किया था वीरू। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसकी एक्सपायरी आज, वीकली एक्सपायरी ऑब्वियसली, तो वहाँ पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी अब फिर से 45,000 की तरफ जा रहा है, फिर निफ्टी अब इस समय करीब करीब 20,100 पर, 20,095 20,096 पर। एक बार इसकी 20,100 की कॉल देख लेते हैं और 20,050 के पुट देख लेते हैं। 20,100 की कॉल इस समय करीब करीब 26 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और इसमें ओपन इंटरेस्ट देखिए आप, ये देख के आप लिटरली हिल जाएंगे। ये ओपन इंटरेस्ट है 20,000 की कॉल में 2 करोड़ शेयरों का, और 300% का जंप, बहुत बड़ा टेक ऑफ हुआ है फिन निफ्टी में। वो सिर्फ ट्यूसडे को आता है लेकिन इसके लिए, और 20,050 के पुट ये करीब करीब 12 रुपये पर, और यहाँ पर 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 756% का जंप है यहाँ पर। तो 26 रुपये पर 20,100 की कॉल, और 20,050 के पुट 1170 पर। शिल्पा जी, मेरे ख्याल से आप ट्रैक करती होंगी ये डेटा पॉइंट्स फिन निफ्टी के, कोई ट्रेड नज़र आ रही है क्या फिन निफ्टी में? जी अनुज जी, फिन निफ्टी एक हीरो जीरो ट्रेड सुबह हमने दिया था 20,200, रफली 5-6 रुपये में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था, तो वी आर बुक टैग। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन्स की तरफ ही आ रहा है, 20,000 पे एक सपोर्ट है, तो ये जो रेंज है यहाँ पे मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी टुवर्ड्स 45,000 वापस जा रहा है, तो यहाँ पे एक अगर
ये सस्टेन हो जाता है तो हम लोग एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे बैंक निफ्टी में फॉर अनदर 200 पॉइंट्स एंड यहाँ पे फिन निफ्टी आपको 100 पॉइंट्स के ऊपर आपको एक रैली दिखाएगा। तो ये एक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं आप वापस 20,100 का जो कॉल ऑप्शन आपने बताया 24 रुपीज़ में है, आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस एक 14 रुपये का लगा है ये लास्ट ऑफ द ट्रेड के लिए, और सही जाता है तो आपको ये 45 तक भी शायद मूव करते हुए दिखेगा। ओके बिल्कुल। फिन निफ्टी थोड़ी देर में इसको और रिविजिट करेंगे हम, क्योंकि इसमें कई बार 2 से 3 के बीच में काफ़ी प्रीमियम मीटिंग होती है और उसके बाद एक मूव्स आने शुरू होते हैं, लेकिन खैर ये इस समय फिन निफ्टी पर मूव। अब कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कहाँ पर इस समय तेज़ी आ रही है। मन्नपुरम आज का टॉप गेनर, 5% ऊपर मन्नपुरम फाइनेंस। आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा एफएनओ में। थोड़ा कैश के शुरू कम ही देखते हैं एक्चुअली, लेकिन 5% ऊपर। और ये जो सुबह एक रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने भी रिट्रेट किया था इनकी जो एक सब्सिडरी है उसके आशीर्वाद MFI, उसके नंबर्स बहुत शानदार थे और वो करीब करीब 25% की बीट थी कंसोलिडेटेड बेसिस पर। खाली अगर वही नंबर आ जाए तो मन्नापुरम के नंबर्स पे 5% की बीट आ जाएगी। इसके लिए ये जो स्टॉक है ये इस समय काफ़ी एक्टिव, 144 इस समय मन्नापुरम। इसमें क्या भी होगा आपका आशीष बेहती जी? कोई ट्रेड बनती है इसमें? इस समय वन वे रैली रही है इसमें रिसेंट लो से 110 के बाद से। जी अनुज जी, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस सबसे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि ये जो मूव है ये अभी 150 जो इसका फर्स्ट टारगेट है वहां तक ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। तो जो स्टॉप लॉस है वो 139.90 मतलब ऑलमोस्ट 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा। 144 का एक कॉल खरीदने की सलाह है जो एट द मनी है 7 रुपए के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है कि इसमें करीब करीब 12 रुपए तक के मूव देखने मिल सकते हैं। अच्छा, अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आए हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। प्रॉफिट जो है लग रहा है 1177 करोड़ से बढ़कर 2119 करोड़ तक पहुंचा है और रेवेन्यू भी 5500 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 6600 करोड़ पर। तो अच्छे नंबर लग रहे हैं अदानी पोर्ट्स के। और उसके अलावा देखता हूँ अगर कुछ और जानकारी दी है कंपनी ने तो, बट एटलीस्ट नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं इसके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर्स अच्छे हैं अदानी पोर्ट्स के। ये देखिए 1158 करोड़ से बढ़कर 2114 करोड़ ये रहा है इनका मुनाफा इस समय। बाकी कुछ और है क्या? नहीं, बाकी कुछ खास एटलीस्ट अभी तक की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें तो कुछ खास अनाउंसमेंट है नहीं। उसके अलावा देखेंगे कुछ NCD के डिटेल्स दिए हैं इन्होंने अपनी, और बाकी हाँ उससे अलावा कुछ खास है नहीं। तो ये हो गई अदानी पोर्ट्स, बट नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पर और स्टॉक भी ऊपर। मयूरेश भी जुड़ गए हमारे साथ। मयूरेश गुड आफ्टरनून, कवरेज है क्या आपकी अदानी पोर्ट्स पर? एग्जैक्टली पिवट लेवल्स पे आफ्टरनून अनुज जी, और हमें लगता है आई थिंक जो एक गाइडेंस अडानी पोर्ट्स ने दी है FY25 पर्सपेक्टिव से 500 MMT करेंगे FY25 पे, जो लोअर केपेक्स के कारण जो फ्री कैश फ्लो यील्ड्स है ये शायद 5 से 6% तक बढ़ सकती है। आज के तारीख में जो ये हैंडलिंग करते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ एपीसी यानी जो एक्सीसी यूनिट है ये पोर्ट ऑपरेशन से आता है। लिक्विड बल्क और लिक्विड मिक्स का भी एक मिक्स 36, 54 और 10% के आसपास है। और इसलिए आई थिंक जो एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है इसके वजह से जो एक अच्छी वॉल्यूम स्ट्रोक वैल्यू ग्रोथ आ सकती है वो सिग्निफिकेंट आ सकती है। डेडिकेटेड ट्रेड लाइन जैसे ऑपरेशनल होगी अगले कुछ महीनों में या क्वार्टर्स में, एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन लाएगी टू मोर वॉल्यूम ग्रोथ हैपनिंग फ्रॉम दी वेस्टर्न पोर्ट जो काफी मैकेनाइज्ड हो चुका है एट दिस जंक्चर। तो मुझे लगता है आई थिंक पोर्ट्स जनरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ऑन दी ओनिल लेंस। नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, व्यू अडानी पोर्ट्स पे पॉजिटिव। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं मारुति की। सुजुकी मोटर गुजरात के अधिग्रहण के लिए मारुति सुजुकी की बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी पहले ही, अब उसके कॉन्टूर्स आ गए हैं और उसके लिए मारुति सुजुकी प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर्स जारी करेगी। तो जो हमने सुबह डिस्कस किया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि कैश आउटगो नहीं है, नेगेटिव ये कि थोड़ा EPS डाइल्यूशन होगा। लेकिन क्या एग्जैक्टली हुआ ये सब बताने के लिए यतन जुड़ गए हमारे साथ।
यतिन गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको, और जो बाकी आपको मार्केट से फीडबैक मिला है वो क्या मिला उसके बाद? बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक कि मारुति का सवाल है, इन्होंने अनाउंस किया ही था रिजल्ट्स के साथ कि वो जो गुजरात का यूनिट है, गुजरात का प्लांट है, वो सुजुकी मोटर्स से खरीदने वाले हैं। ऑब्वियसली जो उसके अंदर की शेयर होल्डिंग है वो हैंड्स चेंज करने वाली है। और सुजुकी मोटर्स जो अभी ओनर है गुजरात प्लांट का, जहाँ 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है और डिप्रीसिएशन के बाद लगभग ये 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ रुपए की जो बुक वैल्यू है उसी पे ये सौदा हो रहा है। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो सुजुकी मोटर्स ने निवेश किया था करीब 18,000 करोड़ रुपए का, वो पूरा अमाउंट नहीं देना है मारुति को। जो डिप्रीसिएटेड प्लांट की वैल्यू है वो मारुति को देनी है और कैश नहीं देना है, उसके एवज में शेयर्स इशू होगा। अगर हम ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स की बात करें, क्योंकि कंपनी जो है एजीएम में अपने शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोजल रखेगी जिस पे वोटिंग होगी, तो ब्रॉडली ये आप मान के चलिए कि बुक वैल्यू लगभग जो 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की है, उसी पे ट्रांजैक्शन होगा। और अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, अगर करंट मार्केट प्राइस पे डाइल्यूशन गिने, तो कहीं ना कहीं 4-4.5% तक का डाइल्यूशन होता है। क्योंकि कैश आउट गो नहीं हो रहा है तो अदर इनकम कंपनी की बनी रहेगी। और कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और जो आज प्रेस रिलीज की है, उसके अंदर जो कैश आउट गो वर्सेस शेयर इशुएंस का फायदा बताया है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कंपनी मैनेजमेंट को कि शेयर इशुएंस जो सुजुकी मोटर्स को हो रहा है, जिसके बाद सुजुकी मोटर्स की हिस्सेदारी मारुति में बढ़ जाएगी, वो एक स्किन इन द गेम फैक्टर है। और दूसरा के क्योंकि कैश आउट गो नहीं है तो बहुत सारे केपेक्स प्लान्स जो हैं, अदर इनकम का फैक्टर है, वो ब्याज मिलता है उनको कैश पे, वो सब फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए उनको लगता है कि सबसे बेस्ट रूट अभी करंटली यही है, जिसके कारण इसको चूज़ किया गया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, कॉन्टूर जो है वो एजीएम में डिस्कस होंगे, जहां शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे। फीडबैक के तरीके से मार्केट ने ये न्यूज़ वेल ऑब्जॉर्व किया था और कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन जो आया है आज कि शेयर इशुएंस ही होगा, कोई प्रकार का कैश आउटगो नहीं होगा, उसके कारण शेयर में लगभग आधे 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और अच्छा दिन आज मारुति के लिए, मार्केट ने थम्स अप दिया इस डील को। मयूरेश, क्या भी होगा अब मारुति पर इस समय? तो नहीं, जैसे मोटा भाई कह रहे थे, जो कॉन्टोर्स निकल के आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज जो होगा शेयर से होगा, थोड़ी ईपीएस डाइल्यूशन जरूर हो सकती है, बट ओवर द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो वैल्यू पे हो रहा है, आई थिंक दैट इज फार बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट प्रोबेबली फियर्ड। सो दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस डील, एक जो आउटगो होगा जो अर्निंग्स पे शायद थोड़ी इंपैक्ट लाएगा FY24 बेसिस के ऊपर। इफ यू लुक बियॉन्ड FY24, जैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं स्पेसिफिकली मिड और प्रीमियम सेगमेंट एसयूवीज में। एसयूवीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, मारुति देखे, एमएनएम देखे, यहाँ पे मार्केट शेयर गेन्स अच्छे खासे हो सकते हैं विद गुड टच पॉइंट्स एंड गुड ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, जो मार्जिन से ये गाड़ियां बिकेंगी, इससे आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ग्रो होगी। विद ग्रोथ इन मार्केट शेयर, कहीं ना कहीं आई थिंक जो बॉटम लाइन ग्रोथ है, जो हम उम्मीद लगाए बैठते हैं मारुति के साथ, ये बिल्कुल आई थिंक बैक ऑन ट्रैक आएगी FY24 ऑनवर्ड्स इन अ बिग वे। तो मुझे लगता है आई थिंक 5 डिजिट स्टॉक के आसपास तो है ही, बट फार बेटर गेन्स कैन प्रोबेबली हैपन। की पिवट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम काफी पॉजिटिव रहेंगे। हैं मारुति पर। चलिए अब एक नंबर्स एड्रेस करते हैं। पहली तिमाही में बलरामपुर चीनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं। आय में 29% की बढ़ोतरी हुई तो मुनाफे में 6 गुना का उछाल आया है। कंपनी का मार्जिन भी बढ़ा है। इस पर आउटलुक और चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO प्रमोद पटवारी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून। मुझे पता है ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछता हूँ और आप हर बार जवाब देते हैं इस सवाल का, लेकिन इसमें से कितना सिक्लिकलिटी फैक्टर था नंबर्स में और कितना आपको लगता है कि नंबर्स जो हैं वो आप ऑनकोर कर सकते हैं, मतलब आगे जाके इन सेम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं? अनुज, जैसा कि आपको पता है कि पिछली 2 साल से हमारे यहाँ केन अवेलेबिलिटी को लेके इश्यू हो गया था बिकॉज ऑफ द डिजीज अटैक। वो लास्ट ईयर हमने काफी काम किया था, तो हमारी केन की जो क्वांटिटी है वो 16% बढ़ के आई थी। वो पूरी की पूरी क्वांटिटी एक तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में ही क्रश होती है, तो इसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रैक कर गया एंड रिकवरीज भी बेटर थी। लास्ट ईयर 11.24% की रिकवरी थी, इस साल इस क्वार्टर में 11.82%। सो इसके कारण हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में काफी सहूलियत हुई और इसके अलावा सेलिंग प्राइस भी काफी रोबस्ट रहा। हमने 36.85 पर केजी के बेसिस पर शुगर बेचा था। वॉल्यूम अच्छा है, इसके कारण मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओके, नहीं तो फिर मेरा अगला सवाल, तो किस तरीके के नंबर्स आगे यहाँ से आप डिलीवर कर सकते हैं? कोई विजिबिलिटी अगर आपको दिखाई दे रही हो यहाँ से?
तो जो नया शुगर सीजन स्टार्ट होने वाला है 23-24, उसके लिए भी हम गाइडेंस दे रहे हैं कि 10% गेन और बढ़ के आएगा। सो डेफिनेटली जैसे ही वॉल्यूम ये अवेलेबल होगी, कॉस्ट के ऊपर हमारा इसका कंट्रोल रहेगा। इसके चलते इथेनॉल सेगमेंट एज वेल एज शुगर सेगमेंट दोनों में हमें वॉल्यूम की बढ़ोतरी की उम्मीद लग रही है। ओके, तो वॉल्यूम दोनों ही सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। सर, ये शुगर प्राइसेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर? अगले 6 महीने के लिए आपको शुगर प्राइसेस की डायरेक्शन क्या नज़र आ रही हैं? और एक और चीज़ सर, एग्जैक्टली जिस क्वार्टर की जो बिगिनिंग हुई है, आपकी जो टोटल एथेनॉल कैपेसिटी है राइट नाउ एग्जैक्टली वो क्या है इस वक्त सर? इथेनॉल कैपेसिटी अभी 1050 KLPD है, जो पूरी अप एंड रनिंग है। और आपका जो दूसरा सवाल है शुगर प्राइसेस के ऊपर, करंटली हम लोग करीब 37 के आसपास चीनी बेच रहे हैं। एंड देश में अभी भी चीनी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट मात्रा में है। 31 जुलाई को 108 लाख टन चीनी का स्टॉक है। 2 महीने का कंजम्पशन अपने 47 से 48 लाख टन लेते हैं, तो 61 लाख टन का स्टॉक 1 अक्टूबर को रहेगा। और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से नया शुगर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि शुगर की प्राइसेस में बहुत ज्यादा कोई बढ़ोतरी यहाँ से होएगी, फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी। स्टेबल प्राइसेस का आउटलुक हमारा। ओके, स्टेबल। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही, मैं एग्जैक्टली सुन नहीं पाया, लेकिन आपकी जो इस बार की क्रशिंग थी वो करीब 60% ज़्यादा थी। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए एग्जैक्टली आपका क्या अनुमान है सर? क्रशिंग कितनी और हो सकती है? आपने 2 बातें कही, एक तो आपने कॉस्ट फैक्टर्स पे काफ़ी काम किया, दूसरा यील्ड बढ़ाने पे काफ़ी काम किया आपने, तो अगले 1-2 क्वार्टर्स में आपकी क्रशिंग कितनी बढ़ सकती है सर? देखिए, क्रशिंग जो स्टार्ट होती है हमारी नवंबर से लेके मई तक चलती है। तो इनफैक्ट जुलाई, अगस्त एंड सितंबर क्वार्टर में कोई भी क्रशिंग नहीं होएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, हम लोग ईस्ट यूपी में सिचुएटेड हैं, तो हमारी क्रशिंग करीब 15 नवंबर के ऑनवर्ड्स स्टार्ट होएगी। ओके, अच्छा फिर अब ये आगे जाते हुए प्रमोद जी, शुगर वर्सेस डिस्टिलरी क्या मिक्स रहेगा इस समय? आप लार्जली मतलब ज़्यादा शुगर का डोमिनेंस है, वो अभी भी वैसा ही रहेगा? अभी नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए हमें लगता है कि डिस्टिलरी का प्रपोर्शन करीब 35% रहेगा। और उसके बाद तो थोड़ा और बढ़ने के चांसेस है? उसके बाद हमें पहले केन पे काम करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। हमारी यदि केन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो नेचुरली हमें डिस्टिलरी का भी फर्दर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद अपना डिस्टिलरी का वॉल्यूम बढ़ सकता है। और ये जो 35% मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे इंटरनल फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी के ऊपर है। हम राइस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हमारी कोई भी डेडिकेटेड राइस प्लांट नहीं है। ओके, चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। चलिए, ये हो गई बात बलरामपुर चीनी की मैनेजमेंट से। बैंक निफ्टी में एक बार फिर से जंप, अब 45,034 बैंक निफ्टी पर। इंटरडे हाई आज का रहा है करीब 45,096, और अब हम कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर उस लेवल की तरफ बढ़ने के लिए। और क्लियरली आज एसबीआई ने एक अच्छी एडवांटेज दी है बैंक निफ्टी को, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक। एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं जरा निफ्टी बैंक का, और देखिए अब एसबीआई, क्लियरली एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 स्टॉक्स हैं जो सुबह से मजबूत बने हुए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक अब 108 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 32 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर। मानस, आईसीआईसीआई बैंक करेक्शन खत्म हुई क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, वेट करेंगे, अभी थोड़ा और वेट करेंगे। हालांकि एक रेजिस्टेंस था 982 के आसपास, स्टॉक ने वो ब्रीच किया है। मैं केवल वेट कर रहा हूँ 987 के ऊपर स्टॉक करीब 10 से 15 मिनट ट्रेड कर जाए, उसके बाद खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 1010 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपने पोजीशन ली है तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट तो जरूर देखने को मिला है, केवल 987 के लेवल्स को ब्रीच करने की देर है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 978 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 987 के ऊपर 1015 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक और इस वक्त दिहाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक के साथ एसबीआई, और मेरे स्क्रीन पे कैनरा बैंक, ये भी इस वक्त दिहाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक पीएसयू स्पेस के स्टॉक पे आते हैं जो कि क्लियर कट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, एंड दैट्स आई थिंक कोफोर्ज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉनकॉल कंटेनर कॉर्प। आपकी स्क्रीन पे 708 पे ट्रेड करता हुआ, और एक बार अगर आशीष बहती जी आप इसको देखें, इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था 24 जनवरी का
एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यही 705, 706, 708 और आज उसी को रीगेन कर रहा है। टिपिकल कप एंड हैंडल, इट्स टिपिकल टेक्स्ट बुक ये फॉर्मेशन है। 708.25 पे आपका प्राइस आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से 700 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और 3 बार स्टॉक ने वही रेजिस्टेंस को टच किया और वहां से फेल होता हुआ देखने मिला था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में, बट आज वो उसको बहुत कंफर्टेबली उस रेजिस्टेंस एरिया को उसने कवर किया है। मुझे लगता है कि अब यही एज अ सपोर्ट काम करेगा, तो 697 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो आज का डे लो है, मुझे लगता है कि अब एक वो एंड सपोर्ट जोन बन गया और जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है ये, इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 730 तक के लेवल्स में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक बार जरा वो जो हमने फिन निफ्टी की कॉल ली थी 20,100 की, वो जरा एक बार रिविजिट करते हैं। 24 रुपये पर वो कॉल शिल्पा जी के साथ डिस्कस हुई थी और मेरे ख्याल से अभी कुछ 2-3 मिनट पहले वो 40 रुपये तक हो रहा है। ये देखिए 24 रुपये पर हमने वो डिस्कशन किया था, अब 38 रुपये पर है। शिल्पा जी अच्छी खासी ग्रिप में होगी ये ट्रेड, लेकिन फिन निफ्टी के साथ अब कह नहीं सकते क्योंकि 5 मिनट में वापस घूम जाती है। लेकिन अभी क्या करें, इस ट्रेड में निकल जाएं या बने रहें? नहीं डेफिनेटली अनुज जी, अभी बुक कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे जैसे अभी 230 हो जाएगा तो एक इमोशन, आई मीन दिस इरोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे बुक कर देना मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। 24 से 40 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट फॉर एक्सपायरी प्लेयर्स। 24 से 40 कहने को मतलब 16 रुपये का ही मूव है, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-66% के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 45 का टारगेट था यहाँ पर, अब आप इसको चाहे तो बुक कर सकते हैं। वैसे 45 तक भी रहना चाहते हो तो रह सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको अपना प्रॉफिट पर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। विरूप, कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स बन रहे हैं वैसे अब आज थोड़े से फाइनेंशियल स्टॉक्स में और फिन निफ्टी में। ICICI बैंक यहाँ पर मुझे लग रहा है आज थोड़े से साइन हैं कि शायद करेक्शन जो है अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये स्टॉक जो है ICICI बैंक, इसका ऑल टाइम हाई था 1008 से वीरू ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में गया ये, और आज अब वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है वीरू ये स्टॉक। बिल्कुल, ICICI बैंक। अच्छा, अब थोड़ा सा एक काम कीजिए, कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, एक बात तो है कि एट प्राइस ऑफ 45,000 बैंक निफ्टी सिंक नहीं हो रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, एक दिन क्लोज हुआ उसके नीचे, वहाँ से एक पुल बैक का। अनुज, अब सब कुछ मैदान में है, मतलब आप PSU बैंक्स को देखिए, उनके नंबर्स सामने हैं, आप प्राइवेट बैंक्स को देखिए, उनके नंबर सामने हैं, और पॉलिसी सामने है। अब एग्जैक्टली अगर 45,000 पे या फिर 44,500 पे एक बॉटम बन गया और यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी किसी स्टॉक की है, तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली हम SBI और ICICI बैंक के एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पे हमेशा नया हाई लगा के आते हैं, और ये दोनों स्टॉक्स ने अच्छा एक रेस्ट ले लिया है। क्या ये बैंक निफ्टी के लिए फॉर्चुनेट है? मतलब दोनों का जो रेस्ट पीरियड है वो ओवर हो चुका है, SBI का भी और ICICI बैंक का भी। बिल्कुल, जो जैसे कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। बैंक निफ्टी के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स क्या रहे हैं, ICICI बैंक और SBI, और एग्जैक्टली जैसे आपने बोला दोनों करेक्ट हो चुके हैं। और ये हमने कमेंट्री में कल या परसों ही बोला था कि ये टॉप नहीं बना है, नियर टर्म में थोड़ा सा एक फटीक जरूर आ रही है, टॉप नहीं बना है, लेकिन फिर से यही स्टॉक्स लीड करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट को चलना है तो बैंक निफ्टी के चले बिना नहीं चल सकता, ये बात आप मान के चलिए। कैप्टन जब तक नहीं फायर करेगा, टीम फायर नहीं करेगी बियॉन्ड द पॉइंट, तो इसका चलना ज़रूरी है। इंडिकेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना वीरू, मैं फिर भी एक बार 45-200 के ऊपर की क्लोज देखना चाहता हूँ, उसके बाद एक व्यू लेंगे इस पर, क्योंकि ये 2-3 बार मामला अटक चुका है, प्लस आज वीकली एक्सपायरी भी है, हो सकता है ये एक्सपायरी का एक प्ले रहा हो फिर निफ्टी पर। इसके लिए एक बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो बेटर रहेगा आप। लेकिन चलिए वीरू, एक काम करते हैं, कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। F&O में काफ़ी स्टॉक्स के नंबर्स आएंगे कल। बाटा और टाटा पावर से शुरुआत कर लेते हैं, सुमित को जोड़ते हैं, उसके बाद और भी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, वो सुमित वापस लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए बाटा और टाटा पावर। सुमित, गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, बाटा और टाटा पावर दोनों कंपनियों के नंबर्स
क्रूशल है कि जो फुटवेयर स्पेस में अब तक के नंबर आए हैं उसमें कुछ कंपनियों के नंबर्स क्यू ऑन क्यू स्पेस पे बेटर हैं, वाई वाई बेसिस पे कमज़ोर हैं। तो बाटा के केस में भी आप इसी तरह की एक उम्मीद लगा के चलिएगा। बाटा के नंबर्स में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में एक अच्छा जंप दिखेगा आपको। वाई वाई बेसिस पे अभी ये नंबर मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप काउंट करके चल सकते हैं। पहले कंपनी का रेवेन्यू करीब 1052 करोड़ जो कि 943 करोड़ रुपए के सामने एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स के अंदर एक अपटिक इस तिमाही के अंदर आप लगाकर चल सकते हैं। करीब 131 करोड़ रुपए का मुनाफा रहेगा जो कि 10% के आसपास की बढ़त दिखा सकता है। इसके अलावा 119 करोड़ से बढ़कर नंबर होगा। एबिटा रफली 267 करोड़ जो कि 245 करोड़ से बढ़कर आएगा। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहेंगे, 25 से के आसपास, यहाँ पे 26% के आसपास मार्जिन रहेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर बहुत ही अच्छे रहेंगे और 2% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुई है, एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग कम है, तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 11.5% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यूज में और मार्जिन वाई बेसिस पे थोड़े से कंट्रैक्शन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक अच्छा पिकअप रहेगा। तो क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर, वाई कमजोर नंबर, ये बाटा के लिए बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। दूसरा नंबर है टाटा पावर है केस में। टाटा पावर में जो कोटक का एक एस्टिमेट कहता है कि रेवेन्यूज करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, 14,775 से घटकर। एबिटा 2014 करोड़, करीब 2.5% की बढ़त और मुनाफा 17% गिरने का अनुमान। तो एक मिला जुला नंबर, तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, अदरवाइज नंबर्स के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। जो ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कोल प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, करीब 30-33% के आसपास, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स के अंदर एक पिकअप इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंडोनेशियन कोल सब्सिडरी के जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा घटने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और उसके अलावा कंपनी का जो थर्मल बिजनेस पे कैपेसिटीज़ हैं उनको फर्दर थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं कि कोल प्राइसेस नीचे आए तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे आपको कमेंट्री सुननी होगी, उसमें क्रूशल पार्ट है कंपनी के जो बाकी कारोबार हैं अदर देन कोल के, उन कारोबार को लेकर रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर क्या कैपेसिटीज़ हैं, नया एक्सपेंशन कैसा है, ये कुछ चीज़ इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज मिले जुले से नंबर आप टाटा पावर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिले जुले नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा पावर से आप। ये है समय टाटा पावर और बाटा पर पोल। बाकी नंबर्स के साथ भी लौटेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अभी हमारे साथ शो में 2 गेस्ट और जुड़ रहे हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। प्रशांत सावंत जुड़ गए हैं और श्रीकांत चौहान भी जुड़े हैं शो में। आप दोनों गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, पहले आपकी ट्रेड बताइए। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे जी टीवी, मुझे जी लिमिटेड काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। 240 के जस्ट नीचे 238, 60, 70 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 230 के जस्ट नीचे 229। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 265, 265। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मुझे लग रहा है 265 तक कंफर्टेबली जा सकता है। ठीक है, तो जी एंटरटेनमेंट ये इस समय की ट्रेड प्रशांत जी की। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी बनी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी मोमेंटम बनेगा। और अगर इसी पर्टिकुलर थीम के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक जो अभी 62 हाफ के करीब ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। उसका लॉजिक यही है कि इसमें एक बड़ी रैली हमने देखी थी और इस बड़े रैली का जो करेक्टिव पैटर्न आना चाहिए था या करेक्टिव फॉल आना चाहिए था वो आ चुका है। नाउ अगेन द स्टॉक इज रेडी और जिस जो प्राइस पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू क्रॉस इट्स प्रीवियस हाई। तो 65 क्रॉस करते हुए एक बार 70-72 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 61 रुपीज। ओके, पीएनबी आपका प्रेफर्ड कॉल है इस वक्त का। पीएसयू बैंक से मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एक स्टॉक जो आज सुबह अनुज ने छेड़ा था, जिसको अब मैं दोबारा छेड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके देख रहा था, दैट्स दौरा स्लैब। आज मतलब ये 2 वीक का गेन कितना रहा? मतलब अभी ये वीक शुरू हुआ है मात्र, इट्स ट्यूसडे, मतलब इसको अभी बहुत कुछ देखना है। लास्ट वीक का लो था 333 रुपये। लास्ट वीक में इसने अपने 3, 10, 20, 200 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज दिया था। ये प्राइस 405 जो कि सुबह क्रॉस हो चुका है एग्जैक्टली वीकली चार्ट्स पे, हालांकि वीकली चार्ट्स फॉर्म होने हैं। लास्ट हर्डल पार करता हुआ मानस, आपका बिलीव क्या कहता है? ये 410 स्क्रीन पे प्राइस है, ये 438 का मीनिंग क्या है? ये 23 जून 2022 का लो और यहीं पे हिस्टोरिकली 3 लोस प्रिवेल करते हैं। आपका व्यू क्या कहता है? वहां तक का स्ट्रेच पॉसिबल है इसमें?
देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम पैटर्न की बात करें, जिस तरह की रैली हमने पिछले करीब 7 सेशन में देखी है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल आई थिंक 1 से 2 दिनों में ही शायद वो लेवल्स टेस्ट हो जाएँगे। लेकिन अब फ्रेश खरीदारी करने के लिए आई थिंक देर हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा मूव 336 से लेकर 469 तक का 7 डेज़ में आ जाना और उसके बाद इस लेवल पे खरीदारी करना, आई थिंक ये सही डिसीजन नहीं होगा। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करके ₹401 कर लें और पोजीशन में बने रहें, पहले 422 और फिर ₹435 की टारगेट के लिए। लॉरस लैब 410 के स्तर पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक स्ट्रांग मूव, वीकली चार्ट्स पे सारे हर्डल पार हो चुके हैं। अच्छा, प्रशांत इस पैनल में हैं तो मैं उनसे एक बात करना चाह रहा था सुबह भी, इनफैक्ट प्रशांत मैं आपको मिस कर रहा था। जुबिलेंट फूड आपकी लास्ट वीक की एक बहुत अच्छी कॉल थी और मेरे ख्याल से उस वक्त उस दिन 486 पे आपने ग्रिप किया था, उसके बाद इसने एक मूव दिया टुवर्ड्स 531। अब ये कूलिंग ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 505 505, आपका व्यू क्या कह रहा है? जो पोजिशनली लॉन्ग था वो क्या करे, या फिर री एंट्री के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा लेवल ठीक होगा? जी वीरू जी, यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से अभी भी कोई लेना चाहे तो 495 के स्टॉप लॉस से कंफर्टेबली ले सकता है। इनफैक्ट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 498 भी, बट मैं थोड़ा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगर टेक ऑफ हो जाए तो ये 540 के लेवल दिखा सकता है, 540। ओवरऑल मेरा एक नजरिया है कि अगले 3 से 4 दिनों में फ्रंट लाइनर्स थोड़े वीक हो सकते हैं, तो जो लैगार्ड्स थे वो थोड़ा सा एक इनिशिएटिव ले सकते हैं मार्केट को बैलेंस रखने के लिए। इसमें एक स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड्स, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, 495 स्टॉप लॉस और 540 का टारगेट। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क ये इस समय की ट्रेड तो वेल अगेन 45,000 के आसपास आकर थोड़ा सा बैंक निफ्टी अटक रहा है। फेडरल बैंक आज इस स्टॉक में थोड़ी सी मजबूती है, फेडरल बैंक इस समय डे हाई पर। और उसके अलावा अच्छा, ये इरकॉन के नंबर्स आए हैं, कुछ इरकॉन के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन खैर ये रेलवे स्टॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी है तो शायद और ज़्यादा स्कोप हो नहीं इसमें। और एक स्टॉक लेकर आइए अब आप, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का। एस्कॉर्ट्स का स्टॉक भी इस समय, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का अच्छे खासे मोमेंटम है और ये स्टॉक का एक बार देख लेते हैं। हाँ, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ये इस समय अच्छे मूव्स दिखा रहा है। चोला मंडलम, एक बार चोला लेकर आइए। मानस, इसको अच्छे से ट्रैक किया आपने चोला को, ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से गिर रहा है नंबर्स के बाद, अब 1050 पर क्या भी होगा यहाँ पर? देखिए, व्यू तो अभी भी नेगेटिव लगता है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स मेरे ख्याल से ₹1180 से स्टॉक दिखा रहा है, अपने पॉइंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ऑलरेडी फिसल चुका है और आई थिंक अभी 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 1020 के आसपास है। तो आई थिंक यहाँ पे गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, वेट करिए कोई रिवर्सल देखने को मिले और स्टॉक ₹185 1085 के ऊपर निकले, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। चोला आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार जोमेटो लेके आइएगा। सुबह आज डिस्कशन हो ही रहा था सुशील जी के साथ और वो इसके अंडर परफॉर्मेंस के शुरू होने की बात कह ही रहे थे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। इट्स 9340। मयूरेश, अभी मैंने एक जिक्र छेड़ा था जुबिलेंट फूड्स का। देन यू हैव वेस्ट लाइफ जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। देन वी हैव जोमेटो, देवयानी इंटरनेशनल। अच्छा, मज़े की बात है, जानते मयूरेश, वीकेंड पे मैकडोनल्ड से वो आए थे बर्गर में टमाटर नहीं था, एक भी टमाटर नहीं था। अच्छा खैर होते थे अमूमन ऊपर नीचे एक एक होते थे, इस बार नहीं था। ये बताइए इस सेगमेंट में अभी आपको चेस करने लायक लग क्या रहा है? क्योंकि वेस्ट लाइफ को इन लेवल्स पे चेस करना थोड़ा सा आई मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है। इस सेगमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी है आपके मुताबिक? बिल्कुल, और मैं समझ सकता हूँ वीरू जी, जोमेटो और टोमेटो का आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा सस्ता था पहले, अभी कौन सा थोड़ा महंगा। तो आई थिंक स्पेस काफी इंटरेस्टिंग। आई थिंक नंबर्स थोड़े मिले जुले आए हैं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें, यानी जो एसएसएस ग्रोथ ये कहते हैं का सारी कंपनीज क्यूएसआर स्पेस में, ये थोड़ी मिली जुली रही है ये क्वार्टर के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो काफी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आने वाली है भारतवर्ष में, क्रिकेट वर्ल्ड कप आएगा अक्टूबर नवंबर में, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत फेमस होती है और लेट नाइट डाइनिंग काफी कुछ होता है रिलेटेड टू दिस स्पोर्टिंग एक्टिविटी। तो आई थिंक स्पोर्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड जो एक एक्टिविटी होती है, क्यूएसआर का जो एक पिकअप होता है, जो हिस्टोरिकली देखा गया है, काफी सिग्निफिकेंट होता है। मुझे लगता है आई थिंक सेकंड हाफ में अलोंग विद फेस्टिविटीज
अच्छा खासा बंचअप हो सकता है ये पूरे स्पेस के लिए। जो होरेका एज़ अ स्पेस है, जहाँ पे बी2बी सेगमेंट होती है इनकी, वहाँ पे भी आई थिंक एक ठीक-ठाक का आउटलुक दिख रहा है और जो डाइनिंग इन का पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। तो हमें लगता है आई थिंक ये स्पेस इंटरेस्टिंग है। वेस्टलाइफ, इफ यू पर्टिकुलरली आस्क मी अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, इसके नंबर्स कंपैरेटिवली ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स बेहतर लग रहे हैं। जो ये मेन्यू ऑफरिंग्स लाने की सोच रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों में, जो प्रोडक्ट मिक्स है, आज जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की, आई थिंक काफी अट्रैक्टिव है। बोथ डाइन इन डाइन आउट अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इवन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड टू पिक अप स्टीम। सो आई थिंक एक स्टॉक अगर पिक एंड चूज करना हो क्यूएसआर स्पेस में, आई थिंक वेस्टलाइफ। ओके, वेस्ट लाइफ अभी भी आपकी कन्विक्शन में है और मेरे ख्याल से अब कुछ दिन पहले कुछ मेहमान अपीयर हो रहे थे इस कार्यक्रम में, तो उनकी भी प्रेफर्ड पिक इस सेगमेंट में वेस्ट लाइफ ही थी। अनुज, आज सुबह वो डिस्कशन अच्छा था जोमेटो और टोमेटो, लेकिन कुल मिला के अप्रोच क्या होगी जोमेटो में? देखिए अब क्या होता है ना कि एक तो वो भी होगा जो 85, 86, 56 के प्राइस में है, उसने जब 100 का भाव देखा सबसे पहले तो वो निकला। लेकिन क्या पोस्ट रिजल्ट इतना कन्विक्शन बन रहा है कि अब इसको होल्ड किया जाए? व्यू क्या है एग्जैक्टली इस पर? बिल्कुल वीरू, और उसका क्या, जिसने 102 103 में ले लिया सपोज करिए, या 105 पे ले लिया। देखिए मैं कहीं पढ़ रहा था, अब कंपनी ने खैर एक्सचेंज में तो ये बताया नहीं, पढ़ रहा था कहीं पर कि ये 10,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने टारगेट किया 3 साल में, ठीक है ना। इस साल इनका रेवेन्यू है वीरू 2,400 करोड़ का, ठीक है ना। रेवेन्यू है 2,400 करोड़ का इस साल। 3 साल में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। मतलब अब बोलने को आप कुछ भी बोल दें, आप अगेन मैं कह रहा हूँ, ये मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, मैं पता नहीं मेरे को कि इन्होंने बाकी में बोला है या फिर कहीं इन्होंने ये बोला है, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो इसके लिए मैं उस चीज़ को कह रहा था कि 2,400 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी है, जिसने 2 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी हम सब जानते हैं किस तरीके से वो प्रॉफिट आया है। आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, तो थोड़ा सा हंसने वाला लगता है। खैर वो भी ऐसे बिजनेस में जहाँ पर इतना कंपटीशन है, कट थ्रोट। देखिए जोमेटो में बड़ी रैली हो चुकी है और बहुत लोगों ने लिया था ये स्टॉक। ये जोमेटो पर हम भी पॉजिटिव थे, आपको याद होगा जब हमने न्यू एज स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने की बात की थी, तब वो 55-60 रुपए के करीब वो जब रेट था, तब हम भी पॉजिटिव थे, क्योंकि वहाँ पर एक दिख रहा था कि वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है और हर नई ब्लॉक डील जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी। लेकिन इस लेवल पर इतना बड़ा मूव आने के बाद मैं तो खैर चेज करने से अवॉइड करूँगा। मैं कई चीज़ों में कहता हूँ, अब ये मान लो चला जाए, हो जाए मान लो 120, 130, 140 हो जाए, ठीक है, मैं कहूँगा बैड लक, मिस हो गया। लेकिन ऐसी हाई रिस्क, इस लेवल पे हाई रिस्क है और ये थोड़ा सा मुझे मतलब आउटलैंडिश लगा, तो इसके लिए मैं सोचा इस पर बात कर ले। लेकिन खैर एनीवे, जहाँ तक टोमेटो की बात है वीरू, घर पे बर्गर बनाइए, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटी वाले बर्गर जो मैकडोनल्ड्स बनाता है, और अपने आप टमाटर ऐड करिए उसमें, या फिर बर्गर मंगा के खुद टमाटर ऐड कर लीजिए उसमें। नहीं, आजकल तो मैं सैलेड पे फोकस करता हूँ। खैर उसमें भी टमाटर पड़ता है। टमाटर 240, मेरे यहाँ तो 240। अभी मुंबई में क्या है अनुज, लास्ट टाइम कितने में लिया था आपने? हमारे यहाँ तो 250 लगभग। वीरू मैं तो चेरी टोमेटो लेता हूँ, तो मुझे खैर पता नहीं, और मैं एक्चुअली पूछता नहीं हूँ क्या रेट पे है, वो बस बोलता हूँ ये दे दीजिए, जो भी वो उसको एग्जैक्टली मेरा फोकस भी सैलेड पे रहता है, तो उसमें मैं तो एक्चुअली चेरी टोमेटो यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए मुझे पता नहीं उसका रेट क्या चल रहा है बॉम्बे में। ओके, चलिए, बड़े लोग बड़ी बात, हमने 250 में लिया लास्ट टाइम। खैर एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। खैर आपका जो जोमेटो है वो बैकफुट पे आके 9365 पे आके ट्रेड कर रहा है। एक दो स्टॉक्स और स्पॉट करूंगा, उसके बाद अच्छा काम करते हैं, 4 का चौका, इसकी शुरुआत कर देते हैं। 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत जी, 4 के चमत्कार मानस जी, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रही हैं आप? अनुज जी, सस्ता ऑप्शन कॉनकॉर पे ही रहेगा। कॉनकॉर ब्लाइंडली एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 700 इसका सपोर्ट ही है। यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट्स 730-40 तक आपको ये आने वाले दिनों में दिखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 720 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 21 रुपीज़ अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 17 का ही मेंटेन कीजिए और टारगेट्स यहाँ पे 33-35 तक भी आपको दिखते हुए मिलेंगे। ओके, कॉनकॉर 720 की कॉल। ये ट्रेड अभी कुछ देर पहले ही हमने लिया था 708 पे, मैंने डिस्कस किया ही था, एंड दैट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ ये। उसके बाद प्रशांत जी की ट्रेड की तरफ चलते हैं।
एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, मुझे बायोकॉन में जो ब्रेकआउट आया बैक बाय वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट जिसे कहते हैं वैसा है, 271 272 पे ट्रेड कर रहा है। मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। मैं इसका एक बड़ा पिक्चर अगर देखूं मंथली चार्ट पे, तो इसको 20 दिनों की एवरेज है वो 285 पे। मेरा नजरिया है कि इस महीने में हम इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करेंगे, एक ट्रेंड चेंज के बड़े आसार नजर आने के। तो मेरा टारगेट होगा 290 290। जो स्टॉप लॉस में देख रहा हूँ वो 264 264 का होगा। ओके, चलिए अब मानस के पास चलते हैं, चार्ट का चमत्कार लेते हैं। मानस, क्या ट्रेड होगी आपकी? देखिए पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है, तो कैनरा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कैनरा बैंक में ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है अनुज जी। और अब यहाँ से जब रैली देखने को मिलेगी तो जो पिछले हाईज है स्टॉक उसको वापस टेस्ट कर सकता है। अगर आज और कल के लिए ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए कैनरा बैंक में। 232 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 332 रुपए 90 पैसे, तो 332.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 345 के टारगेट सेट करिए कैनरा बैंक पे। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 340 वाला कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 16 से 17 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, कैनरा बैंक पर मानस की बेट इस समय। मयूरेश के पास चलते हैं और जान लेते हैं फिर मिड कैप फंड आज का। मयूरेश बताइए। तो अनुज, आई थिंक GPPL, गुजरात पिपावाव पोर्ट, इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। दो तीन चीजें, एक इनकी जो कैपेसिटी है कंटेनर्स की 1.35 मिलियन TEUs की है, 4 से 5 मिलियन टन ड्राई बल्क कार्गो है, 2 मिलियन टन लिक्विड कार्गो है। और अगर आप एक अप्रैल टू जून क्वार्टर का एक अंदाज जो इन्होंने लगाया, एस्टिमेट इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी काफी स्टेबल लग रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो पिछले वर्ष के नंबर्स आए थे, टॉप लाइन लगभग 850 करोड़ की आई थी, बॉटम लाइन 300 करोड़। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट द कंपनी हैज एवर रिपोर्टेड पिछले 8 से 10 वर्षों में। जैसे एक्टिविटी बिल्टअप हो रही है, जैसे अडानी पोर्ट्स के भी केस में हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक एज एक्टिविटी पिक्स अप और ये सारे मैकेनाइज्ड पोर्ट्स में जो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसीज रहती है, जो मार्जिन्स पे प्ले आउट होती है, दैट विल इवन प्ले आउट इवन फर्दर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक सबसे बड़ा ट्रिगर है, बट वेस्ट एशिया के लिए आई थिंक जो एक रूट होता है, आई थिंक GPPL probably serves that pretty well as well, both in terms of food and liquid cargo. Having said that, जो EBIT margins है 47-48% पे ये मेंटेन करेगी कंपनी, हमें लगता है। ROE should expand to around 17.5%, जो हम ओनिल लेंस पे देखते हैं, जिसकी वजह से EPS RS रेटिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। और डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक का 5% के आसपास है, जो काफी बेहतरीन मानता हूँ, एंड दिस शुड कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। सो 136 से 138 के हम लक्ष्य देख रहे हैं, 115 का स्टॉक। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक क्लाइंट्स को रिसर्च नोट हो गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में भी। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सस्ता ऑप्शन में सबसे पहले हमने शिल्पा जी से ट्रेड ली और उन्होंने कॉनकोर इस पर एक बेट ली है, 720 की कॉल, 35 रुपये के टारगेट, 17 रुपये का स्टॉप लॉस। प्रशांत जी ने बेट ली बायोकॉन पर एफएनओ सुपरस्टार में, 264 के स्टॉप और 290 के टारगेट के साथ। मानस जी की कॉल कैनरा बैंक पर, यहाँ पर आपको बाय करना है, यह है चार्ट का चमत्कार, 332.90 का स्टॉप और 345 का टारगेट। और अभी मयूरेश ने गुजरात पीपावाव यहाँ पर बेट लिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, भारत फोर्ज और IRCTC, दो और नंबर्स, दोनों एफएनओ के काउंटर्स, इनके पोल लेकर सुमित वापस आ गए हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों में काफ़ी रिएक्शन आता है अर्निंग्स को लेकर। ये तो क्रूशियल है, और स्पेशली भारत फोर्ज, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यूके के बिजनेस को लेकर भी, डिफेंस के बिजनेस को लेकर भी, ऑटोमोटिव के बिजनेस को लेकर भी। देखते हैं किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, लेकिन 14% के आसपास की बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है रेवेन्यूज फ्रंट पे भारत फोर्ज के लिए, और मुनाफे फ्रंट पर करीब 288 करोड़, 17% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स करीब 26% जो कि फ्लैट रहेंगे, और EBITDA 520 करोड़ जो कि 13% बढ़ने का अनुमान है। टनेज इनके लिए क्रूशियल है, तो वहाँ पर YOY बेसिस पे एक अच्छी बढ़त 64,286 के आसपास आएगी, 11% की बढ़त यहाँ रहने का अनुमान है। और रियलाइजेशन फ्रंट पर भी YOY बेसिस पर एक अच्छा रियलाइजेशन इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तिमाही आधार पर कंपनी के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। YOY में थोड़ा बहुत पिकअप है, लेकिन Q1 बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। और साथ ही साथ जो नॉन ऑटोमेटिव स्पेस है उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स
दोनों के नंबर थोड़े बेहतर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं नॉन ऑटोमोटिव स्पेस के लिए। और कंपनी के मार्जिन स्टेबल रहेंगे मोर लेस, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे भी हैं वो बाकी कॉस्ट एस्केलेट हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन हैं वो मोर लेस फ्लैटिश साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो भारत फोर्ज के लिए ये एक तिमाही इस तरह से रह सकती है। इसके अलावा IRCTC यहाँ पर बहुत ज़्यादा कवरेज में तो नहीं है स्टॉक, लेकिन PL रिसर्च मानता है कि 932 करोड़ रुपए के आसपास का इनका रेवेन्यू रहेगा और EBITDA करीब 337 करोड़ और मार्जिन 36%, जो कि YoY बेसिस पर टूट कर आएंगे 38% के सामने, और मुनाफा 246 करोड़ से बढ़कर करीब 262 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेंगे। Q-on-Q बेसिस पे नंबर थोड़े से वीक रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। टॉप लाइन में 9.5% की ग्रोथ है, जिसमें स्पेशली केटरिंग और टूरिज्म ये दोनों स्पेस में पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। टिकटिंग वॉल्यूम करीब 10 करोड़ के आसपास रहेंगे, जो कि जिसमें कन्वीनियंस फी रफली 190 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे मिलने का अनुमान, और मोरलेस मार्जिन 36% की रेंज में रहने का अनुमान है। तो Q-on-Q फ्लैट नंबर, YoY थोड़ा सा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारत फोर्ज और IRCTC इनके नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बार वो फिन निफ्टी वापस लेकर आइए और देखिए, अब मैं बता रहा हूँ क्यों प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। पहले तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए 20,076। देखिए वो किस तरीके से एकदम से गिरा, और वो शिल्पा जी जो हम मेरी चर्चा हो रही थी, अब वो 20,100 की कॉल लेकर आइए। क्यों प्रॉफिट बुक करना ऑप्शंस में ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर से अगर आप एक्सपायरी वाले दिन करें। ये देखिए अब ये रह गई सिर्फ 6 रुपये, और हमने 24 रुपये पर वो कॉल दी, 37-38 रुपये पर वो प्रॉफिट बुक करने को आपको बोला, और एकदम से वो कोलैप्स हुई, अब सिर्फ 6 रुपये पर आ गई वो। शिल्पा जी, तो एकदम सही टाइम पे वो ली गई कॉल और सही टाइम पे प्रॉफिट भी बुक कराया गया। अब कोई एक्सपायरी की ट्रेड बची है नहीं अब बस, क्योंकि वॉलेटाइल हो गया काफ़ी इंडेक्स वापस। नहीं अनुज जी, अभी तो बहुत वॉलेटाइल हो गया। अभी के लिए ट्रेड मतलब इट विल मोस्टली गो इनटू लॉस, तो अवॉइड। ओके, बिल्कुल। ये देखिए, इसके लिए एक्सपायरी वाले दिन, और पिछले 2-3 बार 3 बजे का मूव नेगेटिव रहा भी है फिन निफ्टी में, और फिर देखिए उसी का इम्पैक्ट समझिए आप। बैंक निफ्टी फिर से 45,000 जाने के बाद एक बार फिर नीचे आता हुआ 44,938 पर। ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, लेकिन विद इन अ रेंज। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई रेंज तोड़ रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी 44,952 पर। गुरमीत को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। काफ़ी मार्केट हायर लेवल पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, गिर भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है। ये क्या टाइम करेक्शन है, क्या वापस मार्केट ऊपर जाएगा, या अभी थोड़े से प्राइस करेक्शन की ज़रूरत है आपके हिसाब से? अनुज, दोनों मुझे लगता है। थोड़ा सा अर्निंग इम्पैक्ट भी है, थोड़ा कंसोलिडेशन उसकी वजह से भी है। जहां थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के नीचे नंबर्स आए हैं और कमेंट्री भी बहुत कॉन्फिडेंस वाली नहीं है, वहां पे थोड़ा करेक्शन ज्यादा है। दूसरा मुझे लगता है थोड़े से इवेंट्स भी हैं जिसको मार्केट देखना चाहेगा। RBI पॉलिसी है, US का इन्फ्लेशन डेटा है, तो आई थिंक बाजार देखना चाहेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आएंगे, अगर या गाइडेंस वो नहीं आएगा कि रेट्स पीक हो गए हैं, तो फर्दर अपसाइड थोड़ा सा कैप हो सकती है। और हमने देखा थोड़ा सा जब US डाउनग्रेड आया तो 10 ईयर US बॉन्ड की यील्ड स्पाइक हुई, अभी भी 4.10 के आसपास है लगभग। वो थोड़ा सा फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, तो कुछ कंसोलिडेशन अच्छा है। क्योंकि बाजार में हम 2000 पॉइंट निफ्टी का रनअप देखा है। स्मॉल मिड कैप में तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है, अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिला है। कुछ बीटन डाउन नेम्स में अच्छी रिकवरी आई है। फार्मा की हमने बात करी थी पीछे, ऑटो एंसिलरीज में बहुत मूवमेंट आई है। तो कुछ कंसोलिडेशन हेल्दी भी होता है मार्केट के लिए। तो कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिखता है, क्योंकि FIs की सेलिंग के बावजूद भी बाजार स्टेबल है। बट थोड़ा कंसोलिडेशन मुझे लगता है नियर टर्म में आ सकता है। ओके, गुरमीत, SBI पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि जो नंबर्स थे उसके बाद ये स्टॉक अच्छा करेक्ट हुआ, नंबर से पहले ही करेक्ट हो चुका था। काफ़ी निराश किया था मार्जिन्स ने, थोड़े से एसेट क्वालिटी पर भी वरीज थे, लेकिन अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है स्टॉक में। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? वैल्यू स्टॉक है अनुज, और बाजार थोड़ा सा कई बार शॉर्ट टर्म में फनी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ आप 2 करोड़ प्रॉफिट को सेलिब्रेट करते हो,
किसी स्टार्टअप में, और एक तरफ 16,000 करोड़ प्रॉफिट आता है और एक 7,000 करोड़ का स्लिपेज आता है 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में, तो आपको लगता है कि वापस से एसेट क्वालिटी। आई थिंक एसबीआई में दो चीजें जो मार्केट को कंसर्न करी, एक जो निम था वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10-15 पैसे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेकंड, थोड़ा सा एनपीए बढ़ा 27 पैसे से 32 पैसे गया, बट एसबीआई आप देखिए 0.32 नेट एनपीए, हमें तो आदत है 2-4% एनपीए देखने की। तो मुझे, और दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ सिर्फ 1% आई। आई थिंक बाजार को ये लगा कि अगर निम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इतनी बड़ी बैलेंस शीट में अगर ग्रोथ नहीं आती है, क्रेडिट ग्रोथ, तो उस हिसाब से वन बुक वैल्यू जस्टिफाइड। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि एसबीआई ने क्लैरिफाई किया कि तो अगर एसबीआई 14-15% क्रेडिट ग्रोथ कर सकता है और निम करीबन 3.25% रखता है, तो स्टॉक में थोड़ा सा अपसाइड आना चाहिए। तो इस टाइम अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखेंगे, रीजनेबल वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा आपको एसबीआई दिखेगा, कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा है, और प्राइवेट बैंक में शायद फेडरल बैंक है। ये अराउंड आपको बुक वैल्यू मिलते हैं। बाकी सब जगह वैल्यूएशन जो है थोड़े से हायर साइड। ओके अच्छा, बैंक से बाहर निकल के आते हैं, रेट सेंसिटिव पे रहते हैं और थोड़ा सा रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी पे कजारिया सेरेमिक्स लेके आई है। आज अगर ये स्टॉक इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होगा। ऑल दो ऑल टाइम हाई इसका 1488 है, जो कि लास्ट वीक इसने क्रिएट किया था, बट ये क्लोज इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। गुरमीत जी, रियल स्टेट एंसिलरी, आई मीन दिल्ली के प्राइसेस तो आपको मालूम ही होंगे, और मेरे ख्याल से अगस्त में भी बिल्डर्स ने लगभग 5-7% का हाइक लिया है, सब्सटेंशियल हाइक लिया है। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आपका व्यू क्या है सर रियल स्टेट स्टॉक्स पे और रियल स्टेट एंसिलरी पे? अच्छा, एंसिलरी स्पेस में कुछ आप लोगों ने ऐड किया है कि अपने पीएफएमएस में? तो मैं दोनों पे बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। बिल्डिंग मटेरियल पे तो बहुत समय से कंस्ट्रक्टिव रहूंगा, और मुझे लगता है बहुत टाइम बाद रियल एस्टेट कंपनीज में बैलेंस शीट डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। आप डीएलएफ देखिए, इतना कम डेट लेवल बहुत समय के बाद देखने को मिला है। अब जबकि उनकी कोई लॉन्च नहीं थे Q1 में, उन्होंने एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को काफी लिक्विडेट किया। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है 500 प्लस के लेवल्स पे, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन। मुझे लगता है ये साल भी 15-16 हजार करोड़ का प्री सेल्स बुकिंग गाइडेंस रहेगा। कैश फ्लो जनरेशन शुरू हो रहा है, डेट रिडक्शन है, रिटेल और ऑफिस पोर्टफोलियो भी ठीक कर रहा है। माइनर डिप तो ऑक्यूपेंसी में, बट वो सीजनल है। बॉम्बे बेस्ड भी डेवलपर्स अच्छा कर रहे हैं, साउथ बेस्ड डेवलपर्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन है, और बहुत समय बाद रियल एस्टेट कंपनीज में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बिल्डिंग मटेरियल में हम सीमेंट ऐड कर रहे हैं, हमने कुछ छोटी सीमेंट कंपनीज ऐड करी है। एक टर्न अराउंड स्टोरी है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे मिल रही थी। सागर सीमेंट मैंने पहले भी चर्चा की थी, $45 टन पे मिल रहा है, और सांगी मोटर्स का भी आपने डील देखा होगा, करीबन $100 टन पे हुआ है। तो आज नया प्लांट लगाने का कॉस्ट $70-75 टन है, तो वो एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है। बड़े प्लेयर्स में हमें अल्ट्राटेक मुझे अच्छा लगता है। कजारिया हमारे वॉच लिस्ट पे है। थोड़ा सा प्राइस अगर करेक्शन देता है तो ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का, और होम इम्प्रूवमेंट का एक काफी बड़ा थीम। इनफैक्ट कुछ हद तक टाइल्स पेंट्स को भी चैलेंज करेंगे आगे, जो हमने ट्रेंड मेट्रो में देखने को मिल रहा है, जहाँ पीपल आर have started going for tiles and more wallpapers versus decorative paint, especially premium housing में। उसके अलावा एपीएल अपोलो के नतीजे बहुत शानदार थे, तो 5 कंपनीज भी हमें काफी अच्छी लगती है। तो मुझे पूरा स्पेस काफी अच्छा लगता है। कुछ जगह वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड पे है, तो थोड़ा शायद टाइम करेक्शन हो सकता है, बट अगर आप 3-4 साल का व्यू लेंगे, इसमें से एक और 3-4 बैगर 100% निकलेगा अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे इसमें। अच्छा, ये रहा आपका रियल स्टेट एंसिलरी पे, और सीमेंट पे भी आपने अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया, लगे हाथ। गुरमीत, इंडियन होटल्स अब पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेशन के मोड में है। एक तर्कसंगत, एक लॉजिकल व्यू क्या कहता है? क्या अब प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अब इतने बड़े मूव के बाद? आई मीन पोस्ट कोविड ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि 121 रुपए से, या फिर अगर मैं पोस्ट कोविड डिप की बात करूं तो शायद 76 से 410 होके आया। ये क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे, या फिर पार्शियल बुक करने का टाइम है क्या? वैल्यूएशन थोड़े हाई हुए हैं, अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे, तो होटल सिक्लिकल इंडस्ट्री है, बट हमें ये देखना है कि ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते हैं, आपको थोड़ा टैक्टिकली होना पड़ेगा। सेक्टर बहुत सिक्लिकल है, क्योंकि डाउनटर्न भी बहुत शार्प आता है। अर्निंग डिवीजन डाउनवर्ड जब होगा तो समय नहीं देगा आपको।
तो अभी भी ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो हैं अच्छे हैं, एवरेज जो टैरिफ्स हैं, डिस्पाइट ये थोड़ा वीक क्वार्टर होता है, इसके बाद वाला क्वार्टर स्ट्रॉन्ग होता है जो फेस्टिव सीजन है, उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल जो शिफ्ट आया है होटल स्पेस में, वो मॉडल चेंज हुआ है। तो ये जो मैनेजमेंट वर्सेस सेल्फ ओन कीज का रेशियो है, हर होटल 50-50 की बात कर रहा है। आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज्यादा प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हैं, जो कि एसेट लाइट मॉडल, उससे जो आपका केपेक्स होता था, बड़ा ग्रूसम सेक्टर है, वो काफी कम हुआ। इंडियन होटल्स ने 35% का गाइडेंस दिया था, और इवेंचुअली चाहते हैं 50-50। हमने वो लेमन ट्री में भी देखा है, उन्होंने भी गाइडेंस दिया है। और आप अगर रिसेंट देखेंगे जो प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वो रेशियो ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अब ये साल अच्छा सीजन है, वर्ल्ड कप है, मिस वर्ल्ड पेजेंट है, G20 को लेके, प्रेसिडेंसी को लेके वैसे भी इनको अच्छा है, ओवरऑल टूरिज्म में सर्ज है। तो पहली पसंद हमारी शायद लेमन ट्री होगी वैल्यूएशन वाइज, बट इंडियन होटल्स भी मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट नियर टर्म आउटलुक अच्छा है स्पेस का। नियर टर्म आउटलुक अच्छा है। अच्छा गुरमीत, एक स्पेस जहां पर काफ़ी प्रेशर देखा है हमने, वो है केमिकल स्पेस। पूरी की पूरी बास्केट में बहुत बड़ी डिक्लाइन। क्या ये टेम्परेरी है या फिर ये एक जो मल्टी ईयर बुल मार्केट थी इसकी एक फिनिश के साइंस है यहाँ पर? नहीं, अनुज, मुझे लगता है डिफरेंशिएशन हुआ है, क्योंकि कोविड में सब स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज बन गए थे, चाहे वो बेसिक केमिकल्स थे, और एंड ऑफ द डे कमोडिटी सेक्टर है। तो जैसे आप स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर को देखते हो, ऐसे ही आपको बेसिक केमिकल्स को देखना पड़ेगा। चाइना बहुत बड़ा फैक्टर। तो हमने देखा जैसे पीआई इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें सीडीएमओ भी है, एग्रोकेमिकल मिक्स है, 11-12 मॉलिक्यूल्स हर साल कमर्शियलाइज करते हैं, लगभग ऑल टाइम हाई पे, 4000 से थोड़ा ही नीचे इस स्पेस में जब अच्छा। और सीडीएमओ और डिविज फार्मा ऐड कर रहे हैं, इनोवेशन रेट अच्छा है। हमने देखा कि कुछ जो फ्लोरिनेशन रिलेटेड प्लेयर्स हैं वहां, क्योंकि राना बहुत शार्प था, इतना हैवी करेक्शन नहीं आया है जितना बाकी स्पेसेस में आया है। तो वो स्पेस हमें फ्लोरिनेशन एज अ स्पेस अच्छा लगता है। यहाँ पे चाइना फैक्टर थोड़ा सा कम है। तीसरा मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल स्पेस पे थोड़ा सा फोकस आएगा, हालांकि नतीजे वीक रहे हैं पूरे पॉकेट्स के, बट जैसे जैसे हम स्टेट इलेक्शंस आएंगे, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और बढ़ेगा। नैनो यूरिया मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है, और उसको आप कैसे प्ले कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल डू मोर कैश ट्रांसफर्स आल्सो, गवर्नमेंट विल ट्राई एंड प्रमोट मोर एग्रीकल्चर। तो एग्रोकेमिकल एक ऐसी स्पेस है जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप उसको या तो डायरेक्टली खेल सकते हैं, या जैसे प्रॉक्सी कर सकते हैं, जैसे टाटा केमिकल है। सोडा ऐश के प्राइसेस नीचे जरूर आए, बट सोडा ऐश एक हाउसिंग और इंफ्रा का प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट है ग्लास का। उसके अलावा उसमें रेलिस इंडिया भी है, प्लस आपको ईवी प्ले भी मिलता है, स्पेशलिटी केमिकल लेके, वैल्यूएशन 11 टाइम्स है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी शायद प्राइस में है। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिवली इस स्पेस में, कुछ एक पॉकेट्स में जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, वहां पे 1-2 क्वार्टर और वीकनेस रहने के चांसेस है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री वाइज, बट ये वैसे ही है जैसे सीडीएम और एपीआई था अनुज 1 क्वार्टर पहले, भाव बहुत ही नीचे थे, चाहे वो न्यूलैंड था, सिंजीन था, लॉरस था, डिविस था, सब नीचे थे यहाँ से इस भाव से शायद। तो कई बार नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा प्राइस में होती है, तो आप थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो अभी से थोड़ा स्टैगर्ड अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मॉडरेट रिस्क में हैं तो शायद 1 क्वार्टर वेट करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा गुरमीत, 2 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहूँगा, दोनों न्यूज़ ड्रिवन। एक मारुति, ये जो डील हुई सुजुकी के साथ, कैसे रीड कर रहे हैं इसको आप? और दूसरा वीरू का फेवरेट जोमेटो। जोमेटो में मुझे लगता है कि एक जो उन्होंने जो गाइडेंस दिया था 2 क्वार्टर से पहले, उसको अचीव किया 2 करोड़। हालांकि उसमें थोड़ा टैक्स क्रेडिट है, बट नंबर्स पे ही बात करेंगे अभी। 7600-7700 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, 2200-2300 करोड़ का उसमें रेवेन्यू किया है, टेक रेट लगभग 22-30% आ रहा है। ब्लिंकिट पे भी जो मुझे अच्छी चीज लगी, उन्होंने बोला कि 3-4 क्वार्टर में आपको एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव दिखेगा। ई सब कॉस्ट मॉडरेट होती जा रही है, जो कि बहुत बड़ा ड्रैग था। तो मुझे लगता है, और अभी सिर्फ 4-5% लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। बट मेरा बस ये रिक्वेस्ट है स्पेस में, न्यू एज कंपनीज में, कि आप बास्केट अप्रोच रखिए, क्योंकि ये बाइनरी है। या तो बिजनेस, इसमें 4-5 साल लगेंगे, जबकि जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे आपको पी मल्टीपल पे या ईवी बाय एबिटा पे इवैल्यूएट करने लगेंगे, तो आप बहुत एक्सपेंसिव लगने लगेंगे दोबारा से। तो इसमें जब अर्निंग्स मल्टीप्लाई होगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद, अगर बिजनेस मॉडल अच्छा करता है, तो बहुत देर होगा, थोड़ा मतलब बैक एंडेड होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट अर्निंग्स का।
तो थोड़ा 4-5 साल का व्यू लेके आप एक बास्केट बनाइए। मुझे 3-4 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं स्पेस में, जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र ले सकते हैं। पेटीएम है, ज़ोमैटो है, पीवी फिनटेक मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि बिल्कुल एसेट लाइट मॉडल है, मार्केट प्लेस है और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिन बहुत अच्छा है। बैंक लोन, क्रेडिट में भी मार्जिन अच्छा है अगर आप रोटेशन देखें, जो जिस स्पीड से बैंक लोन्स डिसबर्स होते हैं, तो वो बेटर मॉडल लगता है मुझे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बर्न की बात कर रहा हूँ। और एक रिस्क ज़ोमैटो में ओएनडीसी है, हालाँकि इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना यूपीआई था पेमेंट में, बट पता नहीं लगता है इसमें कैसे डिसरप्शन हो सकता है। तो बास्केट अप्रोच रखिए, थोड़ा लंबा व्यू रखिए। अगर ये रिटर्न देगा तो नंबर ऑफ टाइम्स में देगा, 10-20% नहीं देगा। इसको मोमेंटम मत खेलिए कि मैं 90 में लेता हूँ, 110 के टारगेट से, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है ट्रिकी हो जाएगा। और एक खराब क्वार्टर अगर आया तो फिर मार्केट पनिश करेगा। दैट इज़ द पॉइंट। मारुति को लेके मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं वर्ड्स मिन्स नहीं करूँगा। पहले रॉयल्टी पेमेंट्स को लेके, फिर ये पहले हम एसेट लाइट मॉडल करेंगे, अब करेंगे। ये मार्केट का थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जो है शेक करता है। तो कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है। ये मैंने एमएनएम के लिए भी कहा था आपसे पिछले इंटरैक्शन में, और ये मैं मारुति के लिए भी। मारुति को लेकर आप थोड़े से निराश हैं और एक स्पेस और गुरमीत जी, अब आपको एक इस बार के मॉनसून की फिगर्स का मोर और लेस फॉर द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई का अंदाज़ा है। नंबर्स भी आपने देख लिए। इस बार का सबसे बड़ा शॉकर रहा ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी के नंबर्स को आपने देखा। आईटीसी कुछ और कारणों के चलते गिरा और निफ्टी एफएमसीजी मेरे ख्याल से पिछले एक साल की दूसरी सबसे बड़ी पेन देख रहा है, I mean, पिछले 10-12 दिन में। आपका इस वक्त व्यू क्या है एफएमसीजी पर? कुछ स्टॉक्स नहीं चले थे, लाइक डाबर, मैरिको नहीं चल पाए थे। अभी अवॉइड है, अभी थोड़ा सा एफएमसीजी पे आपका आउटलुक क्या है? और अगर कोई पिकिंग ऑर्डर है तो वो भी बताइएगा प्लीज अपना। मैं वैल्यूएशंस रिच है तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एफएमसीजी हमेशा रिस्क होता है और डिफेंसिव प्ले जब चलता है, जब थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। हमें आईटीसी अच्छा लगता है, थोड़ा सा बजट पे वॉच करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पे इम्पैक्ट आने वाला है। आई थिंक एजीएम के बाद थोड़ा और क्लैरिटी आएगी होटल डीमर्जर से। आप इंडियन होटल्स की चर्चा कर रहे थे, 25,000 से ऊपर का मार्केट कैप है। अगर आप नंबर ऑफ रूम्स देखें तो आईटीसी के लगभग 12,000 रूम्स है वर्सेज 20,000 प्लस रूम्स इंडियन होटल्स के। तो 12 से 13-14 हजार करोड़ का वैल्यूएशन होटल बिजनेस को मिल सकता है। और आगे जाके उनका इन्फोटेक बिजनेस है, एफएमसीजी है, उसमें भी मुझे लगता है इवेंचुअली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अनलॉकिंग होगी। सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। एफएमसीजी बिजनेस बहुत समय बाद डबल डिजिट मार्जिन दे रहा है। उन्होंने बहुत एफएमसीजी बिजनेस को बनाने में बहुत साल लगते हैं। आप देखिए, डिसलॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है लीडर को, डिस्ट्रीब्यूशन रीच होती है, ब्रांड रिकॉल होता है। तो मुझे लगता है डाबर, कॉलगेट में एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने कैटेगरीज नहीं ग्रो करी। अगर आप नंबर ऑफ कैटेगरीज नहीं ग्रो कर रहे हैं तो आप वो 5-7% ही ग्रोथ करेंगे, उसमें फिर आपका वैल्यूएशन ऑलरेडी 50-60 टाइम्स है, तो एफडी वाला रिटर्न ही आने वाला है। तो दो पॉकेट्स हैं एफएमसीजी के जो मुझे लगता है जहां ग्रोथ 20%, 15-20% है। आईटीसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिगरेट, एफएमसीजी एंड अदर बिजनेसेस। दूसरा मुझे टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है, कई बार मैंने चर्चा की है। मुझे लगता है जो फूड बिजनेस है वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो जा रहा है वो बहुत सारी कैटेगरीज में जाएगा, और वहां पे जो रनवे है उसमें वाटर्स है, बेवरेज है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, पल्सेस है, ड्राई फ्रूट्स है। यहाँ पे अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट 70-80%। ये एक बिजनेस है जो मुझे लगता है 15-20% ग्रो कर सकता है, तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं। गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। मारुति भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड, लेकिन अदरवाइज खैर मार्केट्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय। यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम्स चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, किन दो स्टॉक्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून। और जिस हिसाब से 2 दिनों में दिवीज और ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में आपको रिवर्सल दिखा है, आज काफ़ी सारे एचएनआईज लॉरस लैब्स में खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग का भी फ्लेवर है, लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो लॉरस लैब्स में उनको लगता है कि 420 से लेकर 425 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी फ्यूचर्स में शायद 10 से 15 रुपए की फर्दर अपसाइड इनको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ वो बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो लगभग 3-3.5% से वृद्धि देखने को मिल रही है लॉन्ग साइड पे। दूसरा स्टॉक है कॉनकॉर, और यहाँ जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, यहाँ फ्लेवर आज देखने को मिल रहा है पीएसयू बैंक्स में और पीएसयूज में। यहाँ कॉनकॉर डीलर्स पसंद कर रहे हैं 730 से लेकर 740 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए, और यहाँ भी लगभग 3% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप्स आपको अगस्त सीरीज में देखने को मिले हैं। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी के चलते कॉनकॉर में डीलर्स आज खरीदारी करवा रहे हैं क्लाइंट्स को। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप
लेकिन कॉनकोर काफ़ी फोकस में रहा ये स्टॉक, ट्रेड्स भी इसमें हमने डिस्कस किए। चलिए अभी काम करते हैं, BTST STBT कॉल से ना शुरू करते हैं। 15 मिनट रहेंगे मार्केट बंद होने में। गाबा सर बताइए BTST। या बिल्कुल, BTST, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है PEL, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया बेस बना है 4 दिनों से। अब अपमूव आज शुरू हुआ है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड पर। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1012 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 990 का, टारगेट रहेगा 1060, 1060 का। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड BTST। पिरामल एंटरप्राइजेस BTST कॉल इस समय गाबा सर की। चलिए मानस आपकी ट्रेड। तो देखिए दीपक, नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बीच हुए हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 2090 के ऊपर देखने को मिला है। तो दीपक, नाइट्राइट के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2065 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2170 के टारगेट सेट कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 21 और कॉल ऑप्शन जो 66 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 95 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके दीपक, नाइट्राइट आपकी कॉल है। श्रीकांत जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? बिल्कुल, तो वीरेंद्र मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी पावर कंपनीज है वहां पे कुछ वापस मोमेंटम लौट रहा है। पिछले 3 या 4 दिनों में जो मार्केट में करेक्शन हुआ था, उन करेक्शन में इन सभी स्टॉक्स में भी हमने करेक्शन देखा है और अभी लगता है टाटा पावर NTPC दोनों में एक वापस रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि NTPC जो एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में ऑलरेडी एंटर हो चुका है, उसे हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और 17.5 200 17.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से इसमें मोमेंटम बनेगा तो ये कम से कम स्टॉक वापस एक बार 230-32 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 225-26 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से NTPC को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 214, टारगेट्स रहेंगे 225। ओके NTPC। प्रशांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? फिर जी मैं देख रहा हूँ तो ग्लेनमार्क ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डे हाई क्लोजिंग दे रहा है, तो मैं इसको BTST में रेकमेंड करना चाहूंगा। 824 इसकी करंट प्राइस है। मैं टारगेट देख रहा हूँ 840, 840 का। जो स्टॉप लॉस देख रहा हूँ मैं वो 815, 815 का हूँ। जी आपकी ट्रेड रह गई BTST। मैं पीडीलाइट के साथ ही जाना चाहूंगी। मुझे लगता है पीडीलाइट में बहुत अच्छा एक आज का बेस है। यहाँ पे कल शायद आपको टूवर्ड्स 2700 भी आपको देखते हुए मिले। इसका आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 2700 का कॉल ऑप्शन 45 रुपीज चल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज पीडीलाइट मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ट्रेड है कल के लिए। पीडीलाइट अच्छा ट्रेड है आपके लिए। इस समय पीडीलाइट पर बेट लगाई जा सकती है यहाँ पर। अच्छा मार्केट इस क्लोज को समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो के पास भी जाएंगे और एफएनओ समरी समझेंगे। अच्छा क्लोज को समझें इससे पहले एक बार लॉरस लैब्स वापस लेकर आइए। क्या बोलें अब स्टॉक के बारे में, कितनी बार हमने डिस्कस किया। हर लेवल से इसने मुनाफा कमा के दिया है आपको पिछले 10 दिनों में। 340 वाला स्टॉक एक झटके में 412 पर और वन वे हुआ ये मूव। वन वे आई थिंक सुबह बात हो रही थी गाबा सर से, 9th डे रनिंग। हाँ ये देखिए, ये चार्ट देखिए आप, 340 से सीधा 412 रुपये इस समय। खैर मार्केट की क्लोजिंग समझते हैं आज की। बैंक निफ्टी ने थोड़ी रिलीफ दी आज, 45,000 पर जाकर बंद हो रहा है ये बैंक निफ्टी। ये एक शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर। निफ्टी 19,575 पर 23 पॉइंट नीचे, लेकिन लो बचाया इसने और एक तरीके से आज फिर एक अच्छा मार्केट ने एक आपको लो बनाकर दिया। ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। हालांकि हायर लेवल पर थोड़ा स्ट्रगल अभी भी है, लेकिन हायर हाई और हायर लो का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक मार्केट का, वो बरकरार है। उसके अलावा मार्केट ब्रेड ठीक ठाक थी, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। आज SBI और ICICI बैंक ने एक कमबैक किया, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो पिछले 2-3 दिन से नहीं हो रहा था। SBI और ICICI बैंक आज कोलैप्स नहीं हुए हायर लेवल से, ये एक मेरे लिए पॉजिटिविटी है। तो देखते हैं अब कल किस तरीके से मार्केट के पैटर्न बनते हैं। लेकिन वीरू, एफएनओ समरी। जी हम डेरिवेटिव समरी को देखते हैं। जब एक रेंज में काफ़ी हद तक मार्केट था, तो एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, इवनली पॉइज लग रहा है बाजार अनुज। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रोपोर्शनली बांटा गया हो, चाहे वो लॉन्ग्स हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो। 47 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग करीब 43 में।
शॉर्ट 41 में, 51 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 45 में। एक ही करके देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, एसबीआई लाइफ सुपर स्विंग करियर के हाईएस्ट क्लोज पे, और बायोकॉन सुबह ट्रेड लिया था हमने ये। हीरो मोटोकॉर्प आज जो हार्ले डेविडसन के बुकिंग के आंकड़े आए थे उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। स्टॉक चारों में, पांचों में लॉन्ग बिल्डअप। बाकी मन्नापुरम फाइनेंस शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रॉन्ग मूव था आज क्लोजिंग में, शायद मेरे ख्याल से इसको हमने मार्क भी किया था। पिरामिड एंटरप्राइजेस आरईसी अपने करियर के नए हाई पे। बीओबी में आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक शॉर्ट कवरिंग थी और उसका क्लियर इंडिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी दीपक नाइट्रेट में शॉर्ट कवरिंग थी, केमिकल स्टॉक्स में कुछ शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी अदानी एंटरप्राइजेस में शॉर्ट बिल्डअप था। इसी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स के नंबर आए, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था। पोस्ट नंबर्स टाटा केमिकल में शॉर्ट, पावर ग्रिड में शॉर्ट और इन्फो एज में शॉर्ट। गोदरेज कंज्यूमर पोस्ट अर्निंग्स अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बाकी बलरामपुर चीनी नंबर्स के बाद से थोड़ा सा प्रेशर था यहाँ से स्टॉक में। रैमको सीमेंट्स, पूरा सीमेंट स्पेस आज काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करके गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट ही कल इंडिया सीमेंट्स में शॉर्टिंग हुई थी। एमएनएम में आज करीब प्रॉफिट्स कैश कन्वर्ट हुए, करीब 2% का पेन यहाँ था। बाकी एसीसी और जीएनएफसी। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ एक स्टॉक बढ़ रहा है जिसका ट्रेड हमने मार्क भी किया था, दैट्स बजाज फाइनेंस एट 7188। शिल्पा जी के साथ। शिल्पा जी, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और अब ये एग्जैक्टली प्राइस जो है दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो उस वक्त डिस्कशन का पॉइंट था। किसी भी एवरेज में एक वैक्यूम पावर होती भी है। अब आपका फाइनल आउटलुक क्या होगा इस क्लोज के ऊपर बजाज फाइनेंस के? जी, आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप 7300 कॉल ऑप्शन के साथ जाइए। वो रफली अभी 142 पे ट्रेड हो रहा है। हमने 124 125 में इसको दिया था। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको मिलेगा। बजाज फाइनेंस एक अच्छे कॉल की तरफ बढ़ता हुआ, अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक फ्यूचर्स और देख लेते हैं जो कि फार्मा स्पेस से ही है। लेट्स ब्रिंग एलकेम। दिन ठंडा रहा बट स्टिल याद रखिएगा ये क्लोज मतलब डीलों से रिकवरी थी। ये इसके करियर का हाईएस्ट क्लोज होगा, हाईएस्ट क्लोज। और एक दो स्टॉक्स और जिसमें अच्छा मूव था, एक बार फार्मा स्पेस से ही ग्लेनमार्क रखिएगा आपकी स्क्रीन पर, और करीब 825 पे ग्लेनमार्क भी अब इस वक्त लगभग आप समझ लीजिएगा कि जिस लेवल पे क्लोज हो रहा है वो है जुलाई 2017 के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर। मेरे ख्याल से ये ट्रेड किसी ने लिया नहीं था। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार। मानस, आपका व्यू क्या रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा पे? ये जो टिपिकल एक हल्का सा राउंडिंग बॉटम ऑन द हायर साइड विजिबल है जिसका बेस एंडेमा पे है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो कहाँ तक का स्ट्रेच और कोई ऑप्शन थॉट आपकी तरफ आपके पास? जी, तो देखिए पहले से ही ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे आपको एक इनवर्स रेंज पैटर्न दिखेगा जिसके पोजीशन टारगेट 1100 रुपए के आसपास आते हैं। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी जो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे देखने को मिल रहा है, आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है करीब 850 860 रुपए तक। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की ही राय रहेगी। ग्लेनमार्क का जो 830 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन के। यहाँ पर आपको 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आई थिंक 60 से 65 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में 830 के कॉल ऑप्शन में ग्लेनमार्क के देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसबीआई की क्लोजिंग समझते हैं एक बार। अब 573 एसबीआई और एसबीआई का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 574। मानस, कुछ इंडिकेशंस आज के ट्रेड में एसबीआई से? देखिए एक चीज तो है कि जो 4-5 दिनों से गिरावट देखने को मिली है वो थम गई है और वो थमी है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अब कल केवल इंतजार करेंगे 580 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 580 रुपए के ऊपर 15-20 मिनट ट्रेड हो जाएगा तो एग्रेसिव होकर लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस 565 के रहेंगे और ऊपर की तरफ वापस हमें 605 610 तक के टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जहाँ पर इस समय आपको मूव्स दिखाई देंगे। एक बार एनटीपीसी लेकर आइए जरा। एनटीपीसी ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। लगातार इसने हाइज बनाए थे, उसके बाद एक करेक्शन आया एनटीपीसी में पिछले हफ्ते और 226 रुपये का इसका हाई लगा था। उसके बाद ये अब हाँ थोड़ा करेक्ट हुआ और अब एक रिसेंट अब मूव यहाँ पर शुरू हुए। श्रीकांत की कॉल भी थी इस पर एनटीपीसी पर, लेकिन ये देखिए एक अच्छा ये टिपिकल फ्लैग पैटर्न वाला फॉर्मेशन यहाँ पर, और क्या एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग होगा स्टॉक देखने के लिए। वॉल पर जाएं उससे पहले 2-3 स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं। पीएफसी और आरईसी, अब यहाँ से और कितना मोमेंटम है? गाबा सर,
पीएफसी अब 269 पर और मेरे ख्याल से पिछले एक महीने में ही ये करीब 25% के करीब चला होगा स्टॉक का। अब क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल 160 से 260 70 पीवीसी अब भी तेज लगता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट। स्टॉप होने की जरूरत है, 265 पर लगाना चाहिए और अपसाइड अब भी ऑन है, उसमें 280 283 तक जा सकता है पीएफसी। आपने आरईसी की बात में आरईसी भी देख लेता हूँ, आरईसी में भी वैसा ही मूव है, बहुत अच्छा अप मूव मिला, फ्रॉम 120 टू 216 अप मूव ऑन है। यहाँ पर एक थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर लगता है, 210 का एक स्टॉप लगाकर चले, 216 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 230 पॉसिबल है आरईसी में। दोनों ही स्ट्रेच है, लेकिन दोनों में से अगर मुझे सिर्फ एक चूज करना पड़े तो आरईसी। जैम, ये कॉम्बिनेशन आरईसी पीएफसी का स्ट्रॉन्ग एट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री, और एक कॉम्बिनेशन और जो बजाज फाइनेंस का जिक्र मैं कर रहा था वो ट्रेड हम कैरी भी कर रहे हैं, एंड सेम इस तरीके बजाज फिनसर्व। देखिए दोनों के चार्ट्स में अंतर है। बजाज फिनसर्व ने कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक लो क्रिएट किया था, परसों का लो भी जो था वो इंटरडे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और आज का लो इसका 100 डे में है। तो अब थोड़े एफर्ट्स बजाज फिनसर्व भी करता हुआ, बट एक चीज़ जो कि निफ्टी के हक में नहीं थी, दैट वाज रिलायंस। सुबह सुबह इसको कॉल भी हमने ली थी, वो चली भी कुछ देर, बट थोड़ा रिलायंस जब कोलैप्स हुआ तो इंडेक्स को, निफ्टी को थोड़ा सा अगर आप देखें वो जो एडवांटेज था नहीं मिल पाया। इसमें अभी तक मोमेंटम बार बार जनरेट हो रहा है, बट जिसे कहते हैं ना, मैं सुबह भी बात वही कह रहा था जब वो आशीष भाई जी ने कॉल दी थी, अभी तक वो इंप्रेशन निकल के नहीं आ रहा है कि जो इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटर है वो 2500 अभी एग्जिट नहीं कर रहा है। जब आप देखेंगे ना आज शाम को भी जब एक बार डेटा देखेगा, 2500 का कॉल राइटर अभी एग्जिट नहीं कर रहा है। इसका अपडेट मैं कल भी दूंगा। सो एक थोड़ा सा जो एडवांटेज जो शायद निफ्टी को मिलता रिलायंस से वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक को एक बार देखिए आइएगा, आईसीआईसीआई बैंक फिर भी एक ठीक ठाक डिसेंट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, इट्स 980। आज एक बार फिर से ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई ने थोड़ा सा कंफर्ट दिया, एसबीआई ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को नहीं वॉलेट किया। आज का क्लोज आ रहा है 573 रुपए। अभी भी ये कल की बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, बट आज का लो एग्जैक्टली कल का क्लोज था। चलिए अब इस क्लोजिंग को थोड़ा बारीकी से देखने के लिए चलते हैं वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल बीरू, और खैर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में रहे और उस रेंज को तोड़ नहीं पाए और उसी में क्लोजिंग भी हो रही है। निफ्टी 19575 पर, मतलब करीब करीब 22 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज थोड़ा स्ट्रांग रहा। स्ट्रांग जरूर रहा, लेकिन R1 को यानी कि रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस नहीं कर पाया। ये 44,990 पर वो रेजिस्टेंस 1 थी यहाँ पर इसकी एग्जैक्टली, उसको नहीं ब्रीच कर पाया। निफ्टी आईटी ये करीब करीब 0.2% ऊपर रहा। मिड कैप में आज अच्छी खासी बाइंग थी। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, 0.28% ऊपर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी थी, करीब करीब 1/3% ये ऊपर रहा। और एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:1, ऑलमोस्ट क्या 1:1, 1440 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1458 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। तो मामला जो है एडवांस डिक्लाइन का बराबर का रहा। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेड्स यहाँ पर बने। ऑटो से शुरुआत करेंगे। निफ्टी ऑटो रेड में रहा आज, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी डिक्लाइन आई, उसकी वजह से ऑटो पर इम्पैक्ट आया थोड़ा सा। एफएमसीजी में भी थोड़ा प्रेशर था आज, करीब करीब 1/3% का प्रेशर यहाँ पर था। उसके अलावा मेटल्स वीक थे, मेटल्स खासे वीक थे एक्चुअली आज, करीब करीब 1.25% वीक। फार्मा तो खैर लगातार सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा ही है, तो यहाँ पर आज 2/3% की तेजी थी। कैपिटल गुड्स में फ्लैट कारोबार था, कुछ खास नहीं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस हल्का सा नीचे, और फिर निफ्टी लेकर आते हैं जिसकी आज एक्सपायरी थी। ज़्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स एक्चुअली रेड में थे, फिर भी मार्केट ग्रीन में था क्योंकि दो बड़े सेक्टर्स बैंक्स और आईटी आज दोनों चले। तो ये तो हो गई बात सेक्टोरली। अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में तेजी हुई और कहाँ पर आपने डिक्लाइन देखी। सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 4% की तेजी, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी, बहुत शानदार मूव्स और एक फ्रेश मूव की शुरुआत लग रहा है यहाँ पर हुई है। एसबीआई लाइफ ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, 4% ऊपर। सिप्ला देखिए आज फिर 3.5% ऊपर, और कल अगर आपने सिप्ला बेचा तो ऑल द बेस्ट टू यू। उसके अलावा देखिए टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर तेजी रही, करीब करीब 1% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, ये भी तेजी के शेयर। आयशर मोटर्स, एलटीआई माइंट्री, टाइटन, इन स्टॉक्स में तेजी। मारुति भी हल्का सा ग्रीन में, एनटीपीसी और डॉक्टर रेड्डीज। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज एक मार्केट के लिए कंफर्टिंग फैक्टर था
इन दो स्टॉक्स का, SBI और ICICI बैंक का, इनका पॉजिटिविटी में बंद होना, और SBI एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर बंद हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। नीचे क्या रहा है स्टॉक्स? पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस में 3% की डिक्लाइन थी, पावर ग्रिड में डिक्लाइन थी, हिंडाल्को थोड़ा सा वीक था, M&M कल बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, डिवीज में एक वन वे रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, JSW स्टील, ब्रिटानिया लगातार वीक रहा है नंबर्स के बाद से, तो ब्रिटानिया में थोड़ी सी वीकनेस थी, HCL टेक, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जो वीक थे। निफ्टी फाइनल काउंट पर करीब 26 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। चलिए अब सीधा सौदा की जो टीम है वो देख लेते हैं, उसके जो आउट परफॉर्मर्स है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। पहले आशीष की टीम लेकर आते हैं और आशीष की टीम में देखते हैं क्या रहा। जुपिटर वैगन्स, जाइडस वेलनेस, रेल टेल और BEML, यहाँ पर आपको अच्छे सौदे दिखाई दिए। और उसके बाद लेकर आते हैं नीरज की टीम। बैंको प्रोडक्ट्स में अच्छे मूव थे, एंजल वन में करीब 12% की तेज़ी हुई, मनप्पुरम 5% ऊपर और पेटीएम करीब 2.5% नीचे। वीरू जी हाँ, चलिए तो आज का सेशन फिर इस रेंज में, तो आप कह सकते हैं कि बुल्स और बेयर्स के बीच में चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। काश ये युद्ध कल निपट जाए, इस रेंज से हम निकले बाहर और ये टूट जाए। इसी मनोकामना के साथ फिलहाल इस सेशन में इतना ही। एक बार फिर से कल सुबह 6:57 पे और उसके बाद 7:57 पे अनुज, मैं, हर्षता, नीरज और आशीष आपसे करेंगे मुलाकात सारे समीकरण, खबरें और एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।